बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 22 किस्तें सुन चुके हैं। अब 23वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। सनोबर खान ने वहां आने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया था जब मजबूरी से जागने वालों के अलावा किसी की आंख खुली नहीं रह पाती, मगर कारी गुलाम मोहम्मद की एहतियात काम आ गई थी। रात 2:30-3 बजे का वक्त होगा जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक स्नाइपर यूं भी एक आंख खुली रखकर सोने का आदी होता है। मैं फौरन उठ बैठा था। दरवाजा खोलने पर मुझे अब्दुल रहीम नामी आदमी दिखाई दिया जो हमारे लिए खाना वगैरह लाया करता था। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर घुसा और दरवाजा अंदर से कुंडी कर दिया। भाईजान, सनोबर खान के आदमियों ने बैठक को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है और वो कारी साहब से ताउन की अपील कर रहा है। उसके बकौल उसे पक्की इतला मिली है कि आप दोनों यहाँ छुपे हो, मगर कारी साहब ने तो कहा था कि वो मुझे मुखाबरे पर इतला देगा। कारी साहब ने आपको मुखाबरे पर पुकारा था, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब न पाकर उन्होंने फिलफोर मुझे भेज दिया। अब आप बातों में वक्त जाया ना करें और निकलें। पलवैशा भी जाग गई थी और अब्दुल रहीम की बातें उसके कानों तक भी पहुंच गई थी। वो जल्दी से चेहरे पर चादर लपेटकर पाँव में बूट डालने लगी। मैंने भी 1 मिनट में अपने बूट डाले और बैरट का थैला उठाकर खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ गया। पलवैशा मेरे पीछे ही थी। टार्च की रोशनी में मैं आगे बढ़ता गया। यकीनन अब्दुल रहीम वहीं लेटकर सनोबर खान के आदमियों को यह तासर देना चाहता था कि वहां वो लेटा था, वरना कमरे की हालत ये जाहिर कर देती कि थोड़ी देर पहले तक वहां कोई मौजूद था। अलबत्ता अब्दुल रहीम की मौजूदगी में कोई शक का इजहार नहीं कर सकता था। हम करीबन चौथे मकान को अबूर करने वाले थे जब मुखाबरे पर कारी गुलाम मोहम्मद की आवाज उपरी। जवान, मुझे सुन रहे हो? जी कहें। मैंने भी उसकी तरह नाम लिए बगैर ही उसे जवाब दिया था। बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक गद्दार दुश्मन तक उस रास्ते की खबर पहुंचा चुका है। यकीनन वहां उसके आदमी तुम्हारी ताक में मौजूद होंगे। तो क्या करूं? मुझे एकदम रुकना पड़ा। वापस आना मुनासिब रहेगा या यहीं कुछ देर छुपा रहूं? उसके बजाय किसी दूसरे घर से निकलने की कोशिश करो और ख्याल रहे उसके आदमी हर तरफ फैल चुके हैं। और कारी साहब की आवाज एकदम गायब हो गई। मुझे शक हुआ कि किसी की आमद पर उसे खामोश होना पड़ गया था। पलवैशा भी उसकी तमाम बातें सुन रही थी। अब क्या करें? ऐसी सूरत हाल में भी उसके चेहरे पर कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही थी। वो ऐसी ही बहादुर और दलेर थी। उसकी बेखौफी देखकर मुझे बहुत हौसला मिला। एक लम्हा सोचकर मैं मशरकी दीवार का जायजा लेने लगा। ऐसे हालात में कारी साहब का मशवरा सबसे बेहतर था। जल्द ही मुझे एक दरवाजा नजर आ गया। 2 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा एक ही कबाड़ था जो हमारी जानिब ही खुल रहा था। पट के खुलते ही सामने से एक प्लास्टिक की शीट लगी नजर आई। प्लास्टिक की वो शीट हटाते हुए मैंने उस चकोर सुराग से अंदर झांका। कमरे में साथ साथ मिली हुई 2 चारपाइयों पर 2 आदमी मौजूद थे। यकीनन वो मियाँ बीवी ही होंगे। प्लास्टिक हटाने पर हैंगर से लटके कपड़े नीचे गिर गए थे। गो से इतनी ज्यादा आवाज नहीं उभरी थी, लेकिन उसके बावजूद वहां सोए मियाँ बीवी जाग गए थे। हमें देखकर वो इतने हैरान हुए थे कि औरत को चेहरा छुपाना भी भूल गया था। कमरे में जलती हुई इमरजेंसी लाइट की रोशनी ने हमारी देखभाल को आसान कर दिया था। मैंने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा करते हुए दबे लहजे में कहा, हम दुश्मन नहीं। मगर आप? उस मर्द ने हकलाते हुए लहजे में कुछ कहना चाहा। बातचीत नहीं, खामोशी से लेट जाओ। दुश्मन हमारे पीछे हैं और तफसील बताने का वक्त नहीं है। कथा कलामी करते हुए उसे मैंने खामोशी की ताकीद की और पलवैशा को साथ लेकर कमरे से बाहर का रुख किया। सहन में अच्छा खासा अंधेरा फैला हुआ था। कमरे का दरवाजा बाहर से कुंडी करके हम दोनों दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आई काम की धीमी आवाज पहुंची। किसी को चौकन्ना रहने की हदायत की जा रही थी। यकीनन हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके थे। सनोबर खान ने हमारी ताक में न सिर्फ इस नाले में अपने आदमी बिठाए हुए थे, बल्कि एक कितार में मौजूद इन घरों के चारों जानब भी उसके आदमी फैले हुए थे। हम दोनों के भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब क्या करें? पलवैशा के करीब होकर मैंने मशवरा चाहने के अंदाज में पूछा। यकीनन हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी थी। मेरा ख्याल है अकबी जानिब से बाहर निकलने की कोशिश करते, क्योंकि उस जानिब ढलान चढ़ते ही हम उनका मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। इस बहादुर लड़की के लहजे में हालात की गंभीरता का जरा सा भी असर मौजूद नहीं था। वहां रुककर इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, जब कमिक मिलने की भी कोई उम्मीद न हो, एक हमाकत ही है। बाकी फरार के लिए नशीब का रास्ता इसलिए भी बेहतर रहता है कि भागने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। वो मेरा मतलब समझती हुई बोली, मतलब आप सामने से भागने का सोचे हुए हैं? क्या ख्याल है? चलो, उसने बेखौफ अंदाज में कहते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने अपनी पुश्त पर लदा बैरट का थैला उतार कर नीचे रखा और जंजीर खोलकर NVG नाइट विजन गॉगल ढूंढने लगा। वो शबदीद ऐनक अमेरिकन स्नाइपर से मेरे हाथ लगी थी, जो बाद में बैरट M107 के थैले के साथ सनोबर खान के हत्थे चढ़ गई थी और गुज़िश्ता दिन बैरट M107 के साथ मौजूद तमाम सामान के साथ वापस मेरे हत्थे चढ़ गई थी।
शब-ए-दीद ऐनक ढूंढकर मैंने आन करके तस्मों के जरिए आंखों पर बांध ली। कुछ नाजरीन के लिए यकीनन शब-ए-दीद ऐनक एक नई और अजीब चीज होगी, लेकिन स्नाइपर की पहली एक साथ में मैं अजमालन इसका जिक्र कर चुका हूँ। इसके अंदर हर चीज सब्ज नजर आती है और चांद की 14वीं शब से वाज़े नजारा दिखता है। इसमें छोटी बैटरियां पड़ती हैं। ऑन करते ही मुझे महसूस हो गया था कि बैटरियां अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थी। एनवीजी आंखों पर बांधते ही मैंने पलवैशा को कहा, मैं दीवार के ऊपर से झांक कर देखता हूँ कि कितने आदमी बाहर मौजूद हैं और कोशिश करता हूँ कि उन्हें ऊपर ही से वासिल जहन्नम कर दूं। तुम दरवाजे पर तैयारी हालत में रहना और मेरा इशारा पाकर बाहर निकलने के लिए तैयार रहना और गलाक के साथ फायर करना ताकि साइलेंसर की वजह से गोली चलने की आवाज जाहिर न हो। ये कहते ही मैंने अपना गलाक निकाल कर हाथ में थाम लिया था। वो आहिस्ता से बोली, ठीक है, और उसके साथ ही उसने क्लाशनिकोव कंधे से लटका कर गलाक पकड़ लिया। सामने की दीवार में बने हुए मोर्चे पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी मौजूद थी। मैं उसी सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ा और 14-15 फीट दीवार से नीचे झांकने लगा। दोनों मकानों के दरवाजों के दरमियान में वो एक डबल कैबिन लिए मौजूद थे। डबल कैबिन की बाड़ी में 2 आदमी बैठे थे, जबकि एक आदमी दोनों मकानों के सामने इस अंदाज में खड़ा था कि किसी भी शख्स के अंदर से निकलते पर उसकी नजर में आ जाता। चारों क्लाशनिकोव से मुसल्ला थे। उन 4 के अलावा गाड़ी के केबिन में भी 1 से ज्यादा आदमी मौजूद थे। दरवाजों पर निगरान खड़े दोनों आदमी चूंकि गाड़ी से थोड़े फासले पर खड़े थे, इसलिए मैंने पहले उन्हीं को निशाना बनाने का फैसला किया। गाड़ी की बत्तियां ऑफ थीं, जबकि गली में भी रोशनी का ऐसा इंतजाम मौजूद नहीं था कि वो खाली आंख से वाजे नजर आते। गलाक सीधा करके मैं उस आदमी के सर का निशाना साधने लगा जो उस मकान के सामने खड़ा था, जिसमें मैं और पलवैशे छुपे थे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ बताता चलूं कि पिस्तौल और राइफल के फायर में बुनियादी फर्क ये है कि पिस्तौल से निशाना साधते वक्त राइफल की तरह उसकी रेयर साइड से आंख नहीं लगानी पड़ती, बल्कि एक या दोनों हाथों में पिस्तौल को सीधा करके अंदाजे से निशाना लेना पड़ता है। अगर पिस्तौल की जगह कोई राइफल होती तो यकीनन मैं आंखों पर बंधी एनवीजी की वजह से दुरुस्त निशाना ना ले सकता। ठक की हल्की सी आवाज अगर उनके कानों में पड़ी भी थी तो वो तवज्जो नहीं दे पाए थे, लेकिन उनके साथी के गोली खाकर गिरने के धमाके की आवाज गाड़ी की बाड़ी में बैठने वाले उसके साथियों तक जरूर पहुंच गई थी। ओए बहराम खाना, खड़े खड़े नींद तो नहीं आ गई? डबल केबिन की बाड़ी में बैठे हुए एक आदमी ने मजाहिया अंदाज में पूछा, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उनके मजाक से महफूज होने की कोशिश करता। मैंने फौरन गलाक की बैरल दूसरे मकान के सामने खड़े हुए आदमी की जानिब मोड़ी और अगली ठक के साथ वो भी नीचे गिरकर खड़खड़ाने लगा। कोई गड़बड़ है। बाड़ी में बैठे हुए दोनों आदमी हड़बड़ा कर उठे, मगर उनके उतरने से पहले मैं 2 मरतबा ट्रैगर दबा चुका था। 20-25 गज से मेरे निशाना चूकने का इम्कान ही नहीं था। एक आदमी जो उतरने के करीब था वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा था। उनके गिरने पर भी गाड़ी में से कोई नहीं निकला था, जिसका मतलब यही था कि या तो कोई गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं था या वो गाड़ी के शीशे वगैरह बंद करके मौसीकी वगैरह से महफूज हो रहे थे। यूं भी अच्छी खासी सर्दी थी और फिर रात के वक्त तो यूं भी सर्दी में बहुत इजाफा हो जाता था। एक बार मेरा जी चाहा कि पलवैशा को आवाज देकर बाहर निकलने का कहूं, मगर फिर उसे खतरे में झोंकने पर मेरा दिल आमादा ना हुआ। खुद में नीचे उतर कर दरवाजे से बाहर जाता तो ज्यादा वक्त जाया हो जाता। सराज से एक फैसला करते हुए मैं फौरन बाहर की जानिब दीवार से नीचे लटक कर कूद गया। नीचे लटकने के बावजूद मेरे पांव जमीन से 6-7 फुट बुलंद थे, इसलिए अच्छी खासी आवाज आई थी, लेकिन किसी किस्म की हरकत न होती देखकर मैंने करीब होकर देखा। स्टीयरिंग व्हील पर एक आदमी सर टेके सोया हुआ नजर आया। उसके अलावा गाड़ी का केबिन खाली था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और उसे गिरबान से पकड़कर बाहर खींच लिया। कौन? वो गड़बड़ाते हुए हकलाया, मगर उस वक्त तक मैं गलाक की एक और गोली जाया कर चुका था। उसके तड़पने का नजारा किए बगैर मैं भागकर उस दरवाजे के करीब पहुंचा जहां पलवैशा मेरी मुंतजिर खड़ी थी। आ जाओ, उसे आवाज देकर मैं गाड़ी की तरफ पलट आया। गाड़ी की बाड़ी में पड़ी लाश नीचे फेंक कर मैंने नीचे गिरा आई काम उठा लिया। उस वक्त तक पलवैशा बैरट के थैले को पुष्ट पर लादे वहां पहुंच चुकी थी। क्या रहा? उसने करीब आते ही बेसब्री से पूछा और उससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, आई काम से एक खुरदरी आवाज उभरने लगी। कोई तमाम पार्टियों को चौकन्ना रहने की ताकीद करते हुए बता रहा था कि शिकार फंदे की तरफ बढ़ रहा है और मुमकिन है वो नाले की तरफ जाने की बजाय किसी घर से निकलने की कोशिश करे। बताने वाले तक शायद मेरे अब्दुल रशीद ब्रिटनी की बैठक से निकलने की खबर अभी पहुंची थी। गो उसने अपने साथियों को नहायत मुफीद मशवरे देते हुए खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी, मगर बेचारा जरा लेट हो गया था और उसका खैर ख्वाही भरा मशवरा उसके साथियों के काम नहीं आ सका था। गाड़ी में बैठो। मैंने पलवैशा की बात का जवाब दिए बगैर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी मुझे चलाने दो। बैरट का थैला अकबी नशिस्त पर फेंकते हुए उसने मुझे दूसरी नशिस्त की तरफ धकेलते हुए कहा, आपका निशाना मुझसे कई गुना बेहतर है और मैं आपसे ज्यादा रास्तों से वाकिफ हूँ।
मैं बहस किए बगैर दूसरी नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। पलवैशा ने कंधे से लटकी हुई क्लैशनकोफ मेरी गोद में फेंकी और साथ ही गाड़ी के करीब गिरी हुई लाशों के गन्ने और उनके बेंडोरियल से फालतू मैगजीनें भी निकालकर बैरेट के पास फेंक दी थी। ऐसे हालात में उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता था। यकीनन हथियारों और एमुनेशन की हमें सख्त जरूरत पेश आ सकती थी। वो अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, जबकि मैं एनवीजी आंखों से हटाने लगा कि अब उसका कोई खास फायदा नहीं था। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने मशरकी जाने मौजूद एक मकान के दाएं तरफ बने रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिलबर खान कहाँ चल दिए? आईकाम सेट से किसी की आवाज आई। यकीनन ये आखिरी मकान के सामने खड़ी हुई पार्टी का कमांडर पूछ रहा था। मैंने उसे जवाब देने की तकलीफ गवारा नहीं की थी। दिलबर खान, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? दिलबर खान। वो मुसलसल उस साथी को पुकारने लगा जो हर किस्म के सवाल और जवाब से बहुत दूर जा चुका था। एक नई आवाज ने पूछा, दिलबर खान जवाब क्यों नहीं दे रहे? और इस मर्तबा भी दिल भर की कोई आवाज न उभरते देखकर उसी आवाज की तरफ से पूछा गया, तोरखम जान, उसका रुख किस तरफ है? कमांडर, उसकी गाड़ी मशरकी जानिब नशीब में उतर रही है, उसका पीछा करो तोरखम खान। कमांडर की चीखती हुई आवाज उभरी और फिर वो किसी दूसरे को पुकारने लगा, वजीर खान, दिलबर खान की गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तुम अपने साथियों के साथ सड़क पर होकर उसे रोको। वजीर जान का इस्बाती जवाब उभरा, जी कमांडर। कमांडर, इस गाड़ी में दिलबर खान नहीं है, उसकी और उसके साथियों की लाशें यहाँ बिखरी पड़ी हैं। यकीनन तोरखम को हमारा पीछा करने के लिए उस मकान के करीब से गुजरना पड़ा था जहाँ दिलबर खान के साथी मौजूद थे, और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर पड़ी लाशों का नजर आ जाना हैरानी का बाइस नहीं था। जाने ना पाए। कमांडर की आवाज में गैज़ो गज़ब भरा हुआ था। हम दोनों खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। थोड़ा सा नीचे आकर पलवैशा ने गाड़ी का रुख अंगुराड़े की बजाय मुखालिफ समत में मोड़ दिया। वो डंबरयानी की तरफ मुड़ गए हैं। ये तुरखम की आवाज थी। कमांडर ने कहा, तुम ताक्कुब में रहो, हम भी आ रहे हैं। मुझे बाएं जानब दो गाड़ियों की रोशनी नजर आ रही थी जो नशीब में उतर रही थी। पलवैशा, रफ्तार बढ़ाओ। बाएं जानब आने वाली रोशनी को देखते ही मैंने पलवैशा को हदायत की और उसके साथ ही मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स पर निशाना साधकर गोली चला दी। मगर चलती गाड़ी से मुतहर्रिक हदफ को निशाना बनाना लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि चलती गाड़ी में इंसान के जिस्म को मुसलसल हरकत मिलती रहती है। गो तरबियत के दौरान हमने चलती गाड़ी से भी हदफ को निशाना बनाने की मशक की थी, लेकिन फिर भी मैं नाकाम रहा था। अगली मर्तबा मैंने एक गोली फायर करने की बजाय 3-4 गोलियों का ब्रश चलाया था। उसके साथ ही अगली गाड़ी की दाईं वाली लाइट बुझ गई थी। अचानक 2-3 क्लाशनकोफें इकट्ठी गरजने लगी। बिला शक व शुबा निशाना हमारी गाड़ी ही थी। पलवैशा ने एक्सीलेटर को मुकम्मल दबा दिया था। सीधी सड़क पर गाड़ी कमान से निकले हुए तीर की तरह उड़ी जा रही थी। पलवैशा का बाएतमाद अंदाज में स्टीयरिंग व्हील पकड़ना जाहिर कर रहा था कि वो एक माहिर ड्राइवर थी। बाएं जानब आने वाली गाड़ियों की सड़क पर पहुंचने से पहले हम आगे निकल गए थे। हमारे अक्ब में भी एक गाड़ी नजर आ रही थी जो यकीनन तोरखम जान की थी। तोरखम की गाड़ी से पहले ही बाएं जानब से आने वाली दोनों गाड़ियां सड़क पर पहुंच चुकी थी। मैंने सीट को लीवर के जरिए पीछे किया और अकबी नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। आईकाम से उठने वाली उनकी आवाजें आना बंद हो गई थी। शायद उन्होंने मुतबादल चैनल लगा लिया था। मेरे पास फिलहाल चैनल तलाश करने का वक्त नहीं था। क्लैशनकोफ के बट से सीट के अक्ब में लगा हुआ शीशा तोड़कर मैंने क्लैशनकोफ की बैरल बाहर निकाल ली। मुखालिफिन की अगली गाड़ी से इक्का दुक्का फायर की आवाज आ रही थी। उस गाड़ी की एक हेडलाइट में नकारा कर चुका था। मैंने गाड़ी की दूसरी हेडलाइट पर शस्त बांधी और 2 हल्के ब्रश चला दिए। मेरी दूसरी कोशिश कामयाब रही थी। एक तो गई। पलवैशा ने शीशे में से गाड़ी की हेडलाइट जाया होते देख ली थी, बाकी भी जाएंगी, मैं एतमाद से बोला और दूसरी गाड़ी के आगे आने का इंतजार करने लगा। पलवैशा ने खतरनाक मोड़ काटने के लिए गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और मोड़ काटते ही रफ्तार बढ़ा दी। मैं आईकाम के चैनल तब्दील करने लगा। जल्द ही मतलूबा चैनल मुझे मिल गया था। उनकी बातें सुनकर पता चला कि कमांडर की गाड़ी की हेडलाइट्स टूटी थी और वो मेरा ताकुब करने के लिए दूसरी गाड़ी में बैठ गया था। उसके साथ वो सनोवर खान से मजीद गाड़ियां और आदमी भी मंगवा रहा था। हमने मुसलसल 2-3 मोड़ काटे। अचानक मेरे दिमाग में एक मंसूबा पैदा हुआ और उस पर अमल करने के लिए मैंने फौरन पलवैशा को कहा, अगला मोड़ काट कर गाड़ी रोक दो। क्यों? हस्बत वक्का उसने सवाल पूछने में 1 सेकंड भी जाया नहीं किया था। मेरा ख्याल है रुककर हम दोनों गाड़ियों को निशाना बना सकते हैं। उसके लिए 2-3 किलोमीटर बाद एक मुनासिब जगह आएगी। मेरे साथ मुत्तफिक होते हुए उसने मसूबे में थोड़ी सी तरमीम भी कर ली थी। मुझे उसकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने अगले ही मोड़ पर रुकने पर इसरार नहीं किया था। जल्द ही हम मतलूबा मोड़ के पास पहुंच गए थे। वो मोड़ इतना खतरनाक तो नहीं था, लेकिन उसके दाएं तरफ मौजूद खड़ी ढलान काफी खतरनाक थी। यहाँ से गुजरने की सूरत में गाड़ी 50-60 फीट नीचे नाले में जा गिरती। सड़क की बाईं जानिब भी ऐसी ढलान मौजूद थी जिस पर गाड़ी का चढ़ना नामुमकिन था। गाड़ी मोड़कर उसने एक चट्टान के अक्ब में खड़ी की और सराज से नीचे उतरी। मैंने भी नीचे उतरने में देर नहीं लगाई थी। एक क्लैशनकोफ पलवैशा की जानिब बढ़ाते हुए मैंने अपनी क्लैशनकोफ पर भी भरी हुई मैगजीन चढ़ा ली थी। उसके साथ ही मैंने NVG भी उठाकर आंखों पर बांधने लगा।
क्योंकि अगर वो गाड़ी रोक कर मुकाबले पर उतर आते तो इस अंधेरे में उनकी नकलो हरकत देखने में एनवीजी मेरी बेहतरीन मददगार साबित हो सकती थी। 8-9 फुट ऊपर चढ़कर हम दोनों ने एक पत्थर के अक में मोर्चा संभाल लिया था। अगली गाड़ी तुम्हारी है, मैंने एनवीजी ऑन करते हुए उसे मुतल्ला किया। ठीक है बास, वो मुस्कुराते हुए बोली। जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो खतरनाक सूरत हाल को कोई अहमियत दे रही है। उस वक्त मोड़ की जानिब से रोशनी नमूदार हुई। पलवैशा ने अपनी क्लैशिंकोव पहले से काट करके सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया हुआ था। दोनों गाड़ियों के दरमियान चंद गज का फासला था। मोड़ से हमारे मोर्चे तक 50-60 गज से ज्यादा फासला नहीं था। वो निस्बतन फैला हुआ मोड़ था, यूं कि जब तक उनकी गाड़ी करीब ना आ जाती हमारी गाड़ी पर उनकी नजर नहीं पड़ सकती थी। 50-60 गज इतना फासला नहीं था कि हमें दोनों गाड़ियों के मोड़ काटने के बाद इंतजार करना पड़ता। जो ही दोनों गाड़ियां मोड़ काट कर सीधी हुई, पलवैशा ने ट्रैगर पर उंगली रखकर फायर खोल दिया और उसके साथ ही मेरी क्लैशिंकोव भी आग उगलने लगी। जोरदार धमाके के साथ अगली गाड़ी का दायां पहिया फटा और गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। पिछले ड्राइवर ने गाड़ी बाईं जानब ढलान की तरफ मोड़नी चाही। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते ही गाड़ी पहलू के बल गिर पड़ी थी। मैंने उस पर गोलियां बरसाना जारी रखा था। पलवैशा ने भी नई मैगजीन चढ़ाकर क्लैशिंकोव कॉक की और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। अचानक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और गाड़ी ने आग पकड़ ली। यकीनन फ्यूल टैंक में गोली लग गई थी। उसके साथ ही चंद इंसानी चीखें बुलंद हुई, मगर कोई गाड़ी से दूर नहीं जा सका था। चलो, एनवीजी में किसी को हरकत न करते देखकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पलवैशा ने एक बार फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। थोड़ा सा आगे जाते ही उसने निस्बतन आसान ढलान देकर गाड़ी नाले में उतार ली। उसके साथ ही वो बोली, राजू, बेहतर होगा हम नाले में वापस अलाम खेल की तरफ जाएं, वरना अब वो पूरी कुव्वत से सड़क पर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है उन्होंने डमरियानी के सरदार सकलैन से भी मदद मांग ली हो और उस सड़क पर हमारा मुंतजिर हो। ठीक है, मुझे उसके साथ मुत्तफिक होना ही पड़ा था। शबीदीद ऐनक मुझे दे दो। उसने हेडलाइट्स ऑफ करके मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। एनवीजी उसके हवाले करने के बजाय मैं नजदीक होकर खुद ही उसके सर पर एनवीजी के तस्मे बांधने लगा। उसने केबन की अंदरूनी लाइट्स बुझाते हुए तारीफी लहजे में कहा, बड़ा साफ नजर आ रहा है। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, खाक साफ नजर आ रहा है। आंखें तरस ही गई हैं और उसके नुकरे कहके से गाड़ी का केबन गूंज उठा था। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने मुंह बनाया। हंसने की बात तो है ना, जब नजर आती हूँ उस वक्त देखते नहीं, और अब चंद लम्हों के लिए मेरा चेहरा ओझल क्या हुआ कि जनाब को गम ने अपनी लपेट में ले लिया। इसमें तो कोई शक नहीं है चंदा कि जूं ही तुम्हारा चेहरा नजर से जरा सा ओझल होता है मैं परेशान हो जाता हूँ। वो तंजिया लहजे में बोली, ये वही चेहरा है ना जिस पर इतने थप्पड़ मार चुके हो जितना किसी पुराने मिरासी ने ढोल भी नहीं पीटा होगा। मैंने वरफ्तगी से कहा, वो सारे थप्पड़ जो बज़ाहिर तुम्हारे फूल से गालों पर लगे थे, उनकी तकलीफ मेरे दिल को छीलना पड़ी थी। झूठा। उसके लहजे से उमड़ती चाहत किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी। हम सनोबर खान की तबाहशुदा गाड़ियों की जगह से आगे बढ़े तब मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ था, क्योंकि अगर उनकी कुछ और गाड़ियां वहां तक पहुंच गई होती तो एक जगह पर रुके होने की वजह से वो नाले में जाती हुई हमारी गाड़ी को देख लेती। हम सनोबर खान की तबाहशुदा गाड़ियों की जगह से आगे बढ़े तब मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ था, क्योंकि अगर उनकी कुछ और गाड़ियां वहां तक पहुंच गई होती तो एक जगह पर रुके होने की वजह से वो नाले में जाती हुई हमारी गाड़ी को देख लेते। अलबत्ता सफर की हालत में उन्हें अंधेरे नाले के बीचों बीच चलती हुई ऐसी गाड़ी नजर नहीं आ सकती थी जिसकी हेडलाइट्स बुझी हों। एनवीजी से इतना ज्यादा भी वाजे नहीं नजर आता था कि पलवैशा गाड़ी को ज्यादा तेज चला सकती। यूं भी नाले में बिखरे छोटे बड़े पत्थर अच्छी खासी रुकावट पैदा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें अलाम खेल की तरफ से 3 गाड़ियां तेजी से हरकत करती नजर आईं। उन्हें देखते ही पलवैशा ने गाड़ी रोक कर इंजन बंद कर दिया था। गो उसकी तरफ से कोई खास जरूरत तो नहीं थी, मगर वो जरा सा भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। गाड़ियों के गुजर जाने के बाद वो दोबारा चल पड़ी। जल्द ही हम अलाम खेल के मजाफात में पहुंच गए थे। अलाम खेल से आगे बढ़ने के बाद भी पलवैशा ने गाड़ी को सड़क पर चढ़ाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि हमें खतरा था कि कहीं उन्होंने अंगुराड़े से कोई नफरी वगैरह न मंगवाई हो। अब जाना कहाँ है? अलाम खेल से थोड़े आगे आते ही उसने मशवरा चाहने के अंदाज में पूछा। मैंने कहा, अंगुराड़ा या रगजई चलते हैं। वो कहने लगी, उसके लिए गाड़ी सड़क पर चढ़ाना पड़ेगी। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिला दिया। उससे पहले कि वो कोई मुनासिब ढलान देखकर गाड़ी को सड़क की तरफ मोड़ती, हमें दूर से दौड़ती हुई रोशनियां नजर आईं। वो करीबन 4 गाड़ियां थी और अंगुराड़े से अलाम खेल की तरफ आ रही थीं। पलवैशा ने गाड़ी रोककर एक मर्तबा फिर इंजन बंद कर दिया, जबकि मैं आई काम सेट के साथ छेड़खानी करने लगा। जल्द ही मैंने दुश्मनों की फ्रिक्वेंसी ढूंढ ली थी। हम अलाम खेल पहुंचने वाले हैं सरदार, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, सीधा आगे निकलते जाओ। कमांडर दोदा खान 3 गाड़ियां लेकर उनके पीछे गया हुआ है। अपनी 2 गाड़ियां और उनमें से मौजूद आदमी धोखे से तबाह हो गए हैं। एहतियात से जाना और इस बार उन खबीसों को बचना नहीं चाहिए।
सनोबर खान की आवाज पहचानने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। बाएतमाद लहजे में जवाब मिला, बेफिक्र रहे सरदार, अगर आपको यहाँ कुछ आदमी की जरूरत है तो मैं एक गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ। वो जो कोई भी था यकीनन उन गाड़ियों में मौजूद था जो अभी गुराड़े से अलाम खेल पहुंची थी। नहीं, मेरे साथ सुधीर खान और बादशाह गुल मौजूद हैं। ज्यादा बंदों की उसे घेरने के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए तमाम गाड़ियां साथ ले जाओ। और हाँ, जिंदा लाने की जरूरत नहीं है। खबासत भरे लहजे में पूछा गया, वैसे लड़की को चंद दिन जिंदा रखने में क्या हर्ज है सरदार? तुम नहीं सुधरोगे शालम खान। सनोबर खान ने हंसते हुए कहा, उस खबीस को गोली मारते ही परवेजा खान को सीधा यहाँ लेकर आना, मेरा ख्याल है उस पर खबीस एसएस से ज्यादा हमारा हक है। शुक्रिया सरदार, शालम ने मकरू लहजे में कहा। उसी वक्त हमें उनकी गाड़ियों की अकबी रोशनी अलामुकेल से आगे की तरफ हरकत करती नजर आई। राजू, क्या ख्याल है? पलवैसे ने अजीब से लहजे में कहा। तुम बेवकूफ तो नहीं हो? उसके अंदाज से मुझे उसकी बात की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगी थी। सिर्फ 2 मुहाफिज उसके साथ हैं, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम उसके पास पहुंच जाएंगे। मैंने नीम दिली से कहा, पलवैसे बगैर किसी मंसूबे के सनोबर खान पर हाथ डालना मुनासिब नहीं होगा। राजू, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वो मिसर रही। चलो, मैं ज्यादा देर उसकी बात नहीं टाल सका था। शुक्रिया राजू। खुशी से चहकते हुए उसने गाड़ी सड़क पर चढ़ा दी। आंखों से एनवीजी उतारते हुए उसने गाड़ी की रोशनियां जला दी थी। वैसे लाहे अमल कैसा होगा? सनोबर खान की हवेली की तरफ बढ़ते हुए पूछने लगी। उनकी गाड़ियां आ जा रही हैं, बस सीधा हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ चलती जाओ। यूं भी ये उन्हीं की गाड़ी है, मेरा इरादा भी यही है। उसने मेरी तायीद में सर हिला दिया। बैठक के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने कैबिन की अंदरूनी रोशनी बुझा दी। जैली खिड़की खोलकर चौकीदार ने बाहर झांकते हुए उसने पूछने की कोशिश की, क्या अंदर जाना है? साइलेंसर लगे गलाक ने उसे फिक्रा पूरा नहीं करने दिया था। उसका बलाई धड़ खिड़की से बाहर आ गिरा था। चलो उतरो। मैं सराज से खिड़की खोलकर बाहर निकला। पलवैशा मेरे कहने से पहले हरकत में आ चुकी थी। उसे अपने हक में रखते हुए मैं आगे बढ़ गया। सेन के जनूब, मगरबी और शमाल मशरकी कोने में 2 बड़े एनर्जी सेवर लगे अंधेरे से बरसे बेकार थे। अंदर दाखिल होते ही मैंने चौकीदार की लाश घसीट कर दरवाजे से अंदर की। पलवैशा ने अंदर घुसते ही जैली खिड़की बंद कर दी थी। बैठक के अंदर मुलाजमों का एक कमरा रोशन था और उसका दरवाजा भी खुला था। ये वही कमरा था जहां पलवैशा ने लड़के को कैद किया था। उसके साथ वीआईपी कमरे से भी रोशनी छलक रही थी। उस कमरे में सनोबर खान होगा। मेरे आने से पहले अंदर न जाना। मैंने पलवैशा को आवाज दी। मैंने पलवैशा को वीआईपी कमरे की तरफ जाने का इशारा किया और वह सर हिलाते हुए दबे कदमों उस जानिब बढ़ गई, जबकि मेरा रुख सनोबर खान के मुहाफिजों के कमरे की तरफ हो गया था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आईकाम सेट की खड़खड़ाती आवाज गूंजने लगी। वो हमारी तलाश में निकली हुई पार्टियों की बातें सुन रहे थे। उसके साथ ही उनकी हालात हाजरा पर गुफ्तगू भी जारी थी। वैसे मुझे तो शक है कि वो मलक सकलैन के सड़क पर पहुंचने से पहले ही डबरियानी से आगे गुजर गए होंगे। नामुमकिन, इतनी जल्दी वो डबरियानी से आगे नहीं जा सकते। दूसरी आवाज ने पहले वाले को छुटलाया। मेरे पास उनकी फजूल गुफ्तगू सुनने का वक्त नहीं था। एकदम पिस्तौल तानते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों अपनी कलाशंकोफें चारपाई के साथ खड़ी करके सिगरेट के कश लगा रहे थे। कमरे में फैली सफेदे की लकड़ी के जलने की बू जाहिर कर रही थी कि वो चरस से भरे हुए सिगरेट को जुड़े थे। इन दोनों को मैं पहले से जानता था। वो हर वक्त सनोबर खान के साथ साए की तरह जुड़े रहते थे। मुझे देखते ही वो उछल कर खड़े हो गए थे। तो तुम? दोनों के मुंह से बेसाख्ता फिसला। हाँ, मैंने सोचा कहां मेरी तलाश में खवार होते रहोगे। चलो मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। चलो सरदार के पास चलते हैं। सुधीर खान ने चारपाई के साथ खड़ी कलशंकोफ की तरफ मोहतात अंदाज में हाथ बढ़ाते हुए उस अंदाज में कहा गोया मैं उनकी दावत पर ही तो वहां पहुंचा था। मैं उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसके कलशंकोफ की तरफ बढ़ने वाले हाथ की तरफ पिस्तौल की नाल करके मैंने ट्रैगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ ही एक तेज गरा उसके मुंह से निकली और वो मजरूब हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए दोरा हो गया। बादशाह गुल ने एकदम झपट कर हथियार उठाना चाहा, मगर गलाक की बेआवाज गोली उससे तेज साबित हुई थी। झुकने के बाद वो सीधा नहीं हो सका था और वो उसी तरह ऊंधे मुंह गिर गया था। तो तुम सुधीर खान ने हकला कर कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं था। तीसरी बार ट्रैगर दबाकर मैंने एक गोली उसकी खोपड़ी में भी उतारी और मुड़ गया। बरामदे से निकलते ही मुझे पलवैशा वीआईपी कमरों के सामने चौकन्ने से अंदाज में खड़ी नजर आई। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उसने मुतमिन अंदाज में सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। इस असना में मैं उसके करीब पहुंच गया था। दरवाजे पर रुककर उसने तस्दीक चाहने वाले अंदाज में मेरी जानिब देखा और मेरे असबात में सर हिलाने पर दरवाजे को जोरदार ठोकर रसीद करते हुए अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके साथ ही था। सनोबर खान सोफे पर फैल कर बैठा था। उसके सामने बदेसी शराब की बोतल खुड़ी पड़ी थी। एक आध भरा गिलास उसने हाथ में थामा हुआ था। हमारे एकदम अंदर दाखिल होने पर वो हक्का बक्का रह गया था। उसके चेहरे पर चाई हैरानी से महफूज होते हुए पलवैशा तीखे लहजे में बोली, सरदार सनोबर खान वजीर, सुना है आप मुझे यहाँ बुलवा रहे थे। हुक्म करें, क्या काम था? हैरत के पहले झटके से संभलते ही उसके चेहरे पर हैरत की जगह खौफ जाहिर हुआ, मगर उसने हिम्मत करके खुद को बेखौफ जाहिर करने की कोशिश की।
यूं भी इतने बड़े सरदार को अपने एहसास छुपाना आते थे। एसएस, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। उसका अंदाज धमकी से ज्यादा शिकवे का रंग लिए हुए था। वो सवाल जवाब का वक्त गुजर गया है। इसके बावजूद ईमान से बताओ, धोखा किसने दिया है? क्या जरगे के बाद मैंने तुम्हारे किसी आदमी को निशाना बनाया था? यकीनन तुम्हारा जवाब नफी में होगा, लेकिन तुमने मेरी मंगेतर के साथ क्या किया? वो डटाई से बोला, झूठ बकती है। वजीर कौम के नाम पर बदनुमा धब्बा है ये, वरना सच वही है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इसने तुम्हारा सौदा किया और बदले में 15 लाख की खतीर रकम वसूल की। मैं मुस्कुराया। वैसे दाद देना पड़ेगी तुम्हारी डटाई की। शायद तुम्हें मालूम ना हो कि ट्रेसी वालकर मुझे सब कुछ सच सच बता चुकी है। चलो ऐसा ही है, फिर भी उसके बाद हमारी सुलह हो चुकी है और मेरा ख्याल है ये वक्त गड़े मुर्दे उखेड़ने का नहीं है। वो अपने झूठ पर कायम नहीं रह पाया था। थोड़ी देर पहले तुम अपने आदमियों को मेरे कत्ल का हुक्म सादर कर चुके हो और उसके साथ मेरी बीवी के बारे नहायत घटिया हुक्म दे चुके हो। हम सब कुछ भुलाकर नए सिरे से दोस्ती का आगाज कर सकते हैं। इस मर्तबा वो अपना एतमाद बरकरार नहीं रख पाया था। मेरा सर्द लहजा और पलवैशा के गजब भरे तेवर उसे गिज्ञाने पर मजबूर कर गए थे। अच्छा मशवरा है, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया, लेकिन पलवैशा को यकीनन यह मशवरा पसंद नहीं आएगा। वो सराज से बोला, पलवैशा मेरी बेटी की तरह है, मैं अपनी ज्यादतियों की माफी मांग लूंगा। चलो मांगो। मैंने इस्तज़ाइया अंदाज में कहकर जरा एक तरफ हो गया। पलवैशा, मैं तुम्हारे कबीले का सरदार हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे ज्यादती हुई है, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे भाई और माँ को मैंने कुछ भी नहीं कहना था, सिर्फ तुम्हें डरा रहे थे। और देख लो, वादे के मुताबिक उन्हें भी रिहा कर दिया था और तुम्हारा मंगेतर भी जिंदा सलामत तुम्हारे पास मौजूद है। सनोबर खान, ये हर फरौन की फितरत में शामिल है कि जब मौत को सामने पाता है तो सुधरने के दावे शुरू कर देता है। कौम का सरदार कौम की हर लड़की के बाप की जगह पर होता है, लेकिन बाप अपनी बेटियों के कपड़े तो नहीं फाड़ा करते। तुफ है तुम जैसे गंदे बाप पर। ये कहते ही पलवैशा ने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया। सनोबर खान ने दहशत ज़दा होकर दोनों हाथ उठाए, गोया गोलियों को रोक रहा हो, मगर गोलियां ऐसी ढाल से नहीं रुका करती। पलवैशा तरस खाए बगैर मुसलसल ट्रैगर दबाती गई, यहाँ तक के पिस्तौल ही खाली कर दिया। उसकी मैगजीन में 6 गोलियां बची थी। 2 सनोबर खान के सर और बाकी छाती में लगी थी और उसे ज्यादा देर फड़कने का मौका नहीं मिला था। उसके साथ होते ही मैंने कहा, पलवैशे चलें। वो जैसे गहरे ख्याल से चौंकते हुए बोली, हाँ चलें। हम बाहर निकल आए और गाड़ी में बैठकर अंगुराड़े की जानिब चल दिए। एक बहुत बड़ा मरहला बखैर खूबी गुजर गया था। पलवैशा ने अपने छोटे भाई, माँ और अपनी हद तक का बदला ले लिया था, जबकि मैंने एक और दहशतगर्द को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था। अब मुझे आगे का लाहे अमल तय करना था। गो अब तक मैं खुद में इतनी जुर्रात मफकूद पाता था कि पाक आर्मी के किसी जिम्मेदार से राब्ता करूं। अल्बर्ट ब्रोक ने मेरी जिस किस्म की वीडियोस तैयार की हुई थी, उनके मुताबिक मेरी आर्मी से राब्ता करने को भी एक साजिश समझा जाता। अब मेरी आर्मी से राब्ता करने पर लाजमी बात है, सबसे पहले मुझसे यही मुतालबा किया जाता कि मैं गिरफ्तारी पेश करूं, और जब तक मैं अपनी बेगुनाही के सबूत न ढूंढ लेता, मेरा गिरफ्तारी पेश करना मुमकिन नहीं था। और लाजमी बात है, गिरफ्तारी पेश न करने की सूरत में मुझे सचमुच गद्दार करार दे दिया जाता और गद्दार के लिए अहकाम तब्दील हो जाया करते हैं। ये भी मुमकिन था कि अब तक अल्बर्ट ब्रोक पाक आर्मी तक मेरी वीडियोस पहुंचा चुका होता। मैं अजीब किस्म के हालात में फंस गया था। न जाए मानधन न पाए रफ्तन की कहावत मेरी हालत पर 100% मुंतबक हो रही थी। कोई मुनासिब लाहे अमल मुझे सुझाई नहीं दे रहा था। आखिर में मैंने यही फैसला किया कि पलवैशा को घर छोड़कर वापस अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने लौटूंगा और सबूत मिलने के बाद किसी जिम्मेदार से मुलाकात करूंगा। एक सूरत यह भी थी कि मैं अपनी यूनिट के कमांडिंग अफिसर्स के पास जाकर सारी कहानी मनोमन बयान कर देता, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट मेरा वीडियो बयान था, जिसमें मैंने कर्नल कोलन फील्ड के पूछने पर बड़े जोशो खरोश से पाक आर्मी के अंदर रहते हुए उनके लिए काम करने की हामी भरी थी। उस बयान के बाद मेरी जात हद दर्जा मशकूक ठहरती थी। चुप क्यों हो? मुझे मुसलसल खामोश पाकर वो पूछे बगैर नहीं रह पाई थी। मेरा ख्याल है घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मी जान और भाई को भी तला गंग छोड़ आते हैं, शादी का बाकायदा ऐलान भी कर देंगे, बल्कि 2 बार शादी भी कर लेते हैं। वो शरारत से बोली, मैं अपनी शादी में नाचूंगी जरूर, शर्म नहीं आएगी? शर्म कैसी? खुशी के मौका पर औरतों का औरतों के मजमा में नाचना आम है। हाँ, मगर दुल्हन तो नहीं ना नाचा करती। वो डटाई से बोली, जिससे ज्यादा खुशी हो वो नाचती है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम बस मेरे सामने नाच लिया करना। वो जुबान निकाल कर मुझे चिढ़ाते हुए बोली, आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं नाचूंगी, फिर औरतों में भी नहीं नाचने दूंगा। मैंने उसे छेड़ा, आप कौन सा वहां मौजूद होंगे? फूफो जान को बता दूंगा कि तुम पर नजर रखें। उन्हें तो मैं ऐसे हाथ में करूंगी कि देख लेना, हर वक्त आपके कान खींचेंगी, और मैं जो तुम्हारी पिटाई करूंगा वो चाहत से बोली, कोई बात नहीं, बस दूर न जाना, पिटाई बर्दाश्त कर लूंगी।
कोई पागल ही होगा जो इतनी प्यारी बीवी की पिटाई करेगा। मैं तो फूल की तरह रखूंगा। वो शौक लहजे में बोली, बस बस जानती हूँ आपने अपनी प्यारी महबूबा को नहीं बख्शा, बीवी को कहाँ माफ करोगे। उसके अंदाज पर मैं कहका लगाकर हंस पड़ा था। जहर लग रही है आपकी हंसी। उसने मुझे बाजू पर मुक्का रसीद किया। मुक्के तुम मार रही हो और गिले मुझसे किए जा रही हो। वो धमकी देते हुए बोली, अभी तो जो सतरोल फुप्पो जान और अब्बू जान से करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा। मैं शादी ही नहीं करता। वो तो हो चुकी है जनाब। कोई सबूत है? हाँ। करीब खिसक कर उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया। ये सबूत काफी है या कोई और दलील पेश करूं? एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए मैंने दूसरा हाथ उसकी जुल्फों में फेरा। काफी से भी कुछ ज्यादा है। और वो नाज भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। अंगुराड़े पहुंचकर मैंने गाड़ी नसरुल्ला खान खोजल खेल के घर के सामने रोक दी। रात के इस पहर उन्हें बेआराम करना मुनासिब तो नहीं था, मगर मजबूरी थी। उन्हें घर से बुलाकर मैंने गली ही में खड़े खड़े मुख्तसर सूरत-ए-हाल से आगाह किया और बैरट M107 उनके पास छोड़कर हम इजाजत लेकर चल पड़े। सुबह दम हम वाना पहुंच गए थे। कमांडर नसरुल्ला से हमने वाना में मुजाहिदीन के ठिकाने का पता मालूम किया था। वहां गाड़ी छोड़कर हमने पुरतकल्लुफ नाश्ता किया, फजर की नमाज पढ़ी और वैगन अड्डे जाकर डेरा इस्माइल खान जाने वाली वैगन में बैठ गए। राजू, एक बात कहूं, हम वाना से निकलकर थोड़ा दूर आए थे कि वो मेरा हाथ पकड़कर धीमे लहजे में पूछने लगी, मना किसने किया है? उसने हसरत भरे लहजे में कहा, एक कार ले दोगे? मुझे बहुत शौक है अपनी कार चलाने का। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, जहेज में लड़कियां कार लाया करती हैं, समझी ना? राजू, आपको तो पता है मैं कितनी गरीब हूँ। वो संजीदा हो गई थी। मजाक कर रहा था चंदा। एक छोड़ो, 2 कारें ले लेना। नहीं, बस एक ही काफी है। वो खुशी से खिल उठी थी। मैं मुस्कुराया, 50 लाख में तो 2-3 कारें आ जाएंगी। बस हर वक्त 50 लाख के ताने देते रहते हैं। उसने मुंह बसोरा और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो क्या तुम्हारी अम्मी जान 50 लाख नहीं लेंगी? वो हट धर्मी से बोली, अब तो जरूर लेंगी और मैं कार भी लूंगी। और कुछ? और ये कि क्या मुंह दिखाई भी दोबारा देना पड़ेगी या पहले वाली से गुजारा चल जाएगा? सोने के कंगन लूंगी, मैं तो परांदा दूंगा। वो धमकी देते हुए बोली, सर पर तो मैं जाते ही उस तरह फेरूंगी, तुम अभी बालों को हाथ लगाकर दिखाना। बड़ा आया रोब चढ़ने वाला। मुझे चिढ़ाकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। वैगन पहाड़ी रस्तों पर चक्कर काटते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। ड्राइवर ने MP3 पर कोई पश्तो का गीत लगाया हुआ था। पलवशा अपनी मधुर आवाज में वही गीत गुनगुनाने लगी थी और उसकी मधुर आवाज मुझे सपनों की दुनिया में खींच कर ले गई। मेरी आंख वैगन के नाहमवार जमीन पर चलने से खुली थी। उस जगह पर सड़क टूटी फूटी थी। आंख खोलकर मैंने पलवशा को देखा। वो भी मेरे कंधे से सर टेके ऊँग रही थी। उसके बाद डेरा इस्माइल खान तक हम ऐसे ही ऊँगते और नीम ख्वाबीदा हालत में पहुंचे थे। टानक अड्डे पर उतरकर हमने रिक्शा पकड़ा और पलवशा के घर की जानिब चल पड़े। दिन के 10 बज रहे थे। बस अड्डे से उसके घर तक आधा घंटा लगा था। रिक्शे वाले को फारे करके हम छोटे से पुख्ता मकान की तरफ बढ़े और पलवशा ने इतलाई घंटी का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद अंदर से एक जनाना आवाज उभरी, कौन? अम्मी जान, मैं हूँ पलवशा। उसने अपना तारुफ करवाया और दरवाजा खुल गया। पाकीज़ा चेहरे वाली अधेड़ उमर खातून के चेहरे के नकूश बिल्कुल पलवशा ही की तरह के थे। पलवशा फौरन माँ से लिपट गई। कैसा है मेरा बेटा? माँ ने उसका माथा चूमा। बेटा तो आपका ये है माँ जी। पलवशा ने उन्हें मेरी तरफ मुतवज्जा किया। वो चौंक कर मेरी जानब मुतवज्जा हुई। उसके साथ ही उनके चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट उभरी। यकीनन मैं अपने बेटे ज़ीशान को देख रही हूँ। मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि पलवशा उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता चुकी थी। जी माँ जी। मैंने अपना सर उनके नजदीक झुका दिया। जीते रहो बेटा। उन्होंने ममता भरी शफकत से मेरी पेशानी चूमकर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया था। उसका छोटा भाई भी घर ही में मौजूद था। वो पलवशा से लिपट कर प्यार लेने लगा। पलवशा के बाद मैंने उसे बाजू में उठाकर उसका नाम पूछा। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, आदिल खान। मैंने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं स्कूल नहीं जाता। उसके जवाब पर मैंने पलवशा की जानिब देखा और उसने दुखी अंदाज में सर झुका दिया। वाकई गुर्बत इंसान से बहुत से हकूक छीन लिया करती है। अच्छा, मगर अब तो जाना पड़ेगा। मैंने उसे नीचे उतार कर चारपाई पर बैठ गया। वो दोबारा पलवशा की गोद में चला गया था। राजू, असल में पलवशा ने वजाहत करना चाहिए, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा कर दिया। मैं सब जानता हूँ चंदा, अब ये भी पड़ेगा और तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश तचना नहीं रहेगी। हाँ जानती हूँ, अब मैं भी किसी की मलकियत में आ गई हूँ। कोई ऐसा जो मेरे कहने से पहले मेरी महरूमियों का अजाला कर देता है। खुशी से भरपूर तबस्सुम उसके मलिह चेहरे पर नमूदार हुआ और वह चाहत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। उसकी माँ शरबत का जग भर कर ले आई थी। वजीरिस्तान में अच्छी खासी सर्दी थी, मगर डेरा इस्माइल खान के गर्म मौसम में हमें शरबत ही की जरूरत महसूस हो रही थी। पानी पिलाकर वो मेरे सामने ही बैठ गई। उस वक्त जाने पलवशा को माँ ने कोई इशारा किया या वो अपनी मर्जी ही से अपने छोटे भाई को साथ लगाकर कमरे से निकल गई। उसके कमरे से निकलते ही जब मेरी सास ने बातचीत शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि पलवशा को उन्होंने ही वहां से जाने का इशारा किया था। बेटा, पलवशा मुझे आपके बारे सब कुछ बता चुकी है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप पलवशा को पसंद करते हैं। हमारे हालात जानने के बावजूद आपने न सिर्फ पलवशा का साथ दिया, बल्कि आपकी वजह से वो कबील खान जैसे मूजी को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कामयाब हो सकी। यकीन मानो, पलवशा ने मेरी बेटी के बजाय बेटे का किरदार अदा किया है।
अब जबकि वो हर जिम्मेदारी से सब दोष हो चुकी है तो मैं चाहूंगी कि वो अपने घर की हो जाए। इस बारे आपने क्या सोचा है? बस अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, शाम तक मेरे घर पहुंच जाएंगे, कल या परसों सादगी से निकाह पढ़वा लेंगे। मेरी बात पर उस सादा खातून का चेहरा खुशी से खिल उठा था। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मैंने उनकी दुआ पर जोरदार अंदाज में कहा आमीन सुम्मा आमीन। क्या कर उन्होंने भी अल्लाह पाक की रहमत को पुकारा था। आप अपना जरूरी सामान वगैरह समेटें, मैं पलवैशा को कह देता हूँ कि वो मालिक मकान को फोन करके यहीं बुलवा ले ताकि उसे चाबियां वापस करें, फिर मैं गाड़ी ले आऊं। दिन का खाना इंशाअल्लाह रास्ते में खाएंगे। मकान की चाबियां मालिक मकान को देने की क्या जरूरत है, परसों तरसों तक तो मैं और अदील वापस लौटाएंगे। मैं हतमी लहजे में बोला, नहीं माँ जी, अब आप दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगे। मगर बेटा ये मुनासिब नहीं लगता। उसने हिचकिचाहट का इजहार किया। माँ जी मैं नहीं चाहता कि पलवैशा आप दोनों की वजह से परेशान या दुखी रहे। अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, यकीनन इकट्ठे रहना हमारी खुशियों को चार चांद लगा देगा। अल्लाह पाक आपको सुखी रखे बेटा। वो जज्बाती अंदाज में दुआएं देने लगी। चले उठे फिर तैयारी करें। मैं कमरे से बाहर निकल आया। पलवैशा मुझे बावर्ची खाने में मसरूफ नजर आई। अदील भी वहीं एक लकड़ी की चौकी पर बैठा था। मैंने पूछा, पलवैशे क्या मालिक मकान का फोन नंबर तुम्हारे पास है? हाँ घर के मोबाइल में सेव तो है, तो उसे कॉल करके बुलवा लो ताकि मकान की चाबियां उसके हवाले कर दें। अदील और माँ जी तो पक्के पक्के हमारे साथ ही जाएंगे। शुक्रगुजारी से भरपूर निगाह मेरे चेहरे पर डालते हुए वो सर हिलाती हुई मोबाइल फोन उठाने चल पड़ी थी। थोड़ी देर तक मालिक मकान वहां पहुंच गया था। चूंकि पलवैशा पहले ही से चंदमा का किराया उसके हवाले कर चुकी थी, इसलिए हमने बस मकान की चाबी उसके हवाले की और बता दिया कि जाते वक्त हम ताला लगाते जाएंगे। मेरे मना करने के बावजूद दोपहर का खाना पलवैशा ने तैयार कर दिया था। खाना खाकर मैं उन्हें सामान तैयार करने का कहकर बनू अड्डे पहुंच गया। वहां से तलागंग के लिए मैंने 2D कार हायर की और ड्राइवर के साथ वापस पहुंच गया। पलवैशा माँ के साथ मिलकर जरूरी सामान समेट चुकी थी जो 2 पुराने बैगों में ठूस दिया गया था। कार की डिग्गी में सामान के बैग रखकर हम तलागंग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। डेरा इस्माइल खान से तलागंग तक 4.5-5 घंटों का सफर था। हम दोपहर 5 बजे घर के दरवाजे पर उतर रहे थे। ड्राइवर को फारिग करके मैं सामान के दोनों बैग उठाकर घर में दाखिल हुआ। कई माह बाद मैं घर लौट रहा था। उस दौरान ना तो अबूजान से फोन पर बात हुई थी और ना मैं कोई चिट्ठी खत वगैरह भेज सका था। अबूजान सहन में बिछी चारपाई पर तकिए से टेक लगाए लेटे थे। मुझे देखते ही वो हकीकतन उछल पड़े थे। चारपाई से उठकर वो हाथ फैलाए हुए मेरी तरफ बढ़े। बावर्ची खाने में बैठी फुप्पो जान ने भी उन्हें यूं भागता देख लिया था। वो भी बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। शानी पुत्र, मुझे देखते ही फुप्पो जान ने आवाज लगाई। उस वक्त तक अबूजान मुझे बाहों में समेट चुके थे। अबूजान के बाद फुप्पो जान भी मुझे वारफ्तगी से मिली। इस दौरान पलवैशा और उसकी माँ हमें दिलचस्पी से देखते रहे। ये मेहमान जज्बात का तूफान थमते ही फुप्पो जान ने सवालिया लहजे में कहते हुए पलवैशा की माँ की जानिब मुसाफे का हाथ बढ़ाया। फुप्पो जान, ये लड़की की माँ है, आप जरा लड़की को देखकर बताएं शादी के लिए कैसी रहेगी। मैंने पलवैशा की तरफ इशारा करके मजाहिया अंदाज में पूछा। हैं? फुप्पो जान ने शशदर होकर मुझे घूरा और फिर पलवैशा को देखा जो नफासत से दुपट्टा ओढ़े किसी शहजादी की तरह दिखाई दे रही थी। घर में दाखिल होते ही उसने नकाब उतार दिया था। क्या ये सच है? फुप्पो जान ने हकलाते हुए हाथ फैलाए और अगले हिले में पलवैशा उनकी मेहरबान आगोश में थी। वो बेसाख्ता उसका मुंह चेहरा चूमने लगी। फुप्पो जान की वारफ्तगी देखते हुए पलवैशा और ज्यादा शर्मा गई थी। क्या बहुत ही बुरी शक्ल है लड़की की जो आप परेशान हो गई? मैंने फुप्पो जान को छेड़ा। आय हाय, इतनी प्यारी लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। फुप्पो जान ने पलवैशा को अपने साथ लिपटाए रखा था। आए बैठे बहन जी। अबू जान ने पलवैशा की माँ को चारपाई की तरफ बुलाया और खुद अदील खान को बाजुओं में उठा लिया। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से प्यास बुझाकर हम चाय पी रहे थे। फुप्पो जान तो पलवैशा पर सदके वारी जा रही थी। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर ला सकता हूँ। रात को खाना खाने के बाद मैंने अब्बू जान को अजमालन पलवैशा की कहानी सुनाई और साथ ही ये भी बता दिया कि उसकी अम्मी जान और छोटा भाई भी हमारे साथ रहेंगे। अब्बू जान मेरे फैसले से बहुत खुश हुए थे। उसी रात फुप्पो जान ने झट मंगनी पट विवाह का हुक्म सादर फरमा दिया था। अब उन्हें ये तो मालूम नहीं था कि हम दोनों पहले ही से मियाँ बीवी थे। यूं भी ये बताकर मैं उन्हें खपा नहीं कर सकता था। एक मसला ये भी पैदा हो रहा था कि पलवैशा की माँ उर्दू सही तरीके से समझ बोल नहीं सकती थी, जबकि फुप्पो जान और अब्बू जान को पश्तो नहीं आती थी। फुप्पो जान और पलवैशा की माँ गुलनाज के दरमियान पलवैशा ही तर्जुमान बनी हुई थी। मेरे साथ ये दुख चिमटा हुआ था कि पलवैशा मेरी होकर भी मुझसे दूर थी। 2-3 बार वो मुझे दूर दूर से जुबान निकाल कर चिढ़ा चुकी थी। इस शौक व चंचल के हाथ मुझे तंग करने का बहाना आ गया था। वो रात मैंने बड़ी बेकरारी में गुजारी थी। अगली सुबह मैं अपने दोस्त अवैस के घर की तरफ चल पड़ा ताकि उसे शादी के बारे में बता सकूं। घर से निकलते ही मेरी नज़र रेडी वाले पर पड़ी जो ताज़ा सब्जी सजाए मेरे घर के दरवाजे से 20-25 गज दूर खड़ा था।
उसके पास से गुजरते हुए मैंने सरसरी निगाह उसके चेहरे पर डाली, लेकिन उसे पहचान न सका। यूं भी फौजी हजरात अपने गांव के वासियों को कम ही जानते हैं। उससे सब्जी खरीदने वाले एक आदमी को तो मैं जानता था कि वो हमारा पड़ोसी सरफराज साहब था। अलबत्ता दूसरा खरीदार भी मेरे लिए अजनबी था। मैं आगे बढ़ता गया। मेरे घर से 2 गलियां छोड़कर अवैस का घर आता था। दूसरी गली का मोड़ मुड़ते हुए मैं बेख्याली में पीछे मुड़कर देखने लगा और रेडी से सब्जी खरीदने वाले को अपने पीछे आता देखकर मुझे जरा अजीब सा लगा था, क्योंकि मेरा मुशाहिदा था कि रेडी से सब्जी खरीदने वाले अमूमन इसी मोहल्ले के होते हैं जहां रेडी वाला मौजूद होता है। कोई इतनी दूर से सब्जी खरीदने किसी मुस्तकिल दुकान पर तो जा सकता है, रेडी पर नहीं। लेकिन उसके साथ ही मुझे ये ख्याल आया कि शायद वो इत्तफाकन वहां से गुजर रहा हो, इसलिए उसने अपने लिए सब्जी खरीद ली हो। मोड़ मुड़कर अवैस की बैठक के करीब पहुंचते हुए मैंने एक मरतबा फिर पीछे देखा, लेकिन वो सब्जी वाला गायब था। अलबत्ता एक आदमी हाथ में छोटी छोटी किताबों का बंडल उठाए नजर आया। मैंने सर झटककर अवैस के दरवाजे पर दस्तक दी। अवैस के आने तक किताबें बेचने वाला मेरे पास से गुजरकर आगे बढ़ गया था। उस वक्त अवैस ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए। अबे तू जिंदा है? वो बाजू फैलाते हुए मुझसे लिपट गया। मुअनका करके वो मुझे बैठक के अंदर ले गया। अंदर दाखिल होते ही उसने बैठक की घर की तरफ खुलने वाली खिड़की से अपनी बीवी को आवाज देकर चाय वगैरह बनाने का कहा। उसकी बीवी इरम मुझे अच्छी तरह जानती थी। अब सुनाओ जानी, बहुत अरसे बाद छुट्टी आए हो। तकिया उठाकर मेरी गोद में रखते हुए मेरे सामने चारपाई पर बैठ गया था। मैं हंसा, बस यार तुम्हारे लिए ये भाभी ढूंढ रहा था। क्या? मैं समझा नहीं। वह हैरानी से चीख पड़ा था। उसी वक्त गली में एक फकीर की सदा सुनाई देने लगी। न मालूम क्यों वो आवाज सुनकर मेरा दिल बेतरह धड़कने लगा था। मेरी छठी हिस्स किसी बहुत बड़े खतरे की निशानदेही कर रही थी। अबे किस सोच में गर्क हो गए हो? मुझे खामोश पाकर उसने दोबारा आवाज दी। हाँ कुछ नहीं यार, बस कल मेरी शादी है, इस बारे इतला देने आया था। वही तो पूछ रहा हूँ, ये एकदम कैसे? इरम बहन की तरह मुझे भी एक पठान लड़की टकरा गई और मैंने फैसला करने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया था। उसने इश्तियाक से पूछा। फलसफा नहीं मोहतरम, मुकम्मल तफसील। और मैं उसे पलवैचा के बारे में ज़रूरी बातें बताने लगा। इसी दौरान इरम बहन चाय ले आई थी। ज़ीशान भैया कैसे हैं आप? चाय और लवाजमात की ट्रे लकड़ी की मेज़ पर रखकर उसने मेरे सामने सर झुका लिया। उसके सर पर हाथ रखते हुए मैंने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक बहना। वो हम दोनों को चाय का एक एक कप पकड़ाकर बाहर निकल गई। मेरी बात जारी रही। अवैस पलवैचा के तस्करे को बड़े गौर से सुनता रहा। मैंने उसे पलवैचा की शादी होने की बाबत भी सच से बता दिया था। मेरी बात खत्म होते ही उसने हैरानी से पूछा, तो अब दोबारा शादी करने का मतलब? यार पलवैचा की माँ और मेरे घर वाले तो इस शादी से लाइल्म हैं, तो क्यों ना दोबारा शादी करके उन्हें खुश होने का मौका दिया जाए। चलो जैसे आपकी मर्जी। मैं उसके साथ घंटा डेढ़ बैठकर गपशप करता रहा। इस दौरान मेरे दिमाग में अजीब किस्म के अंदेशे परवरिश पाते रहे। मेरी छठी इस बार बार मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर रही थी। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, मगर दरपर्दा किसी तूफान की आमद के आसार नहायत वाज़ेह थे। अवैस ने जल्दी मेरी बेतुजही को जान लिया था। वो तंजिया लहजे में बोला, शायद काफ़ी देर से अब पलवैचा बहन को नहीं देख पाए हैं, इसलिए हर बात का जवाब हाँ हूँ से ज़्यादा नहीं मिल रहा। इसलिए बेहतर होगा कि आप तशरीफ़ ले जाएं। ठीक है चलता हूँ। मैंने उसकी बात जुटलाने की कोशिश नहीं की थी। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया और सफ़ैर को मिलने का कहकर अलविदाई मुसाफा करने लगा। गली में निकलते ही मैंने मोहतात अंदाज में दाएं बाएं देखा। सफ़ेद काटन का सूट पहने एक आदमी सामने से आता दिखाई दिया। मैंने उसी तरफ जाना था। मैं उसके करीब से गुजरता चला गया। अगली गली में एक सब्जी रेडी वाला आहिस्ता रवि से जाता दिखाई दिया। मैं तेज़ रफ्तारी से चलते हुए उसके पास से गुजरता चला गया। चंद कदम आगे जाकर मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। उसके बावजूद मुझे अपने दिल की धड़कनें बेतरतीब होती नजर आ रही थीं। मैंने कभी किसी एजेंसी के लिए काम नहीं किया था, मगर उनके तरीकाकार से अच्छी तरह वाकिफ था। न जाने क्यों मुझे यूं लग रहा था कि मेरे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, या शायद वो मेरे अंदर का खौफ था जो हर राहगीर मुझे ISI का रुकन नजर आ रहा था। मैंने सर झटक कर इस ख्याल को दिमाग से निकालने की कोशिश की, मगर कोई खास कामयाबी नहीं हुई थी। घर पहुंचने पर मुझे मोहल्ले की काफ़ी ख़वातीन सहन में बैठी नजर आई। मजबूरन मैं बैठक में घुस गया। अबूजान पहले से वहाँ मौजूद थे। पलवैचा का छोटा भाई अदील खान उनके पास ही बैठा था। अदील खान को भी पश्तो के अलावा कोई जुबान बोलना नहीं आती थी। अबूजान उसके लिए निम्को वगैरह ले आए थे और वो उनके पास बैठा निम्को खाने में जुड़ा हुआ था। मैं अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। सुबह से कहाँ गायब हो यार? सलाम का जवाब देते हुए अबूजान कहने लगे, ना तो अदील खान की समझ में मेरी बात आती है और ना उसकी बातें मेरे पल्ले पड़ रही हैं, जबकि पलवैचा बेटी तो बहुत अच्छी उर्दू बोलती है, बल्कि आज सुबह तो उसने मुझसे पंजाबी में भी बातचीत की है। बताएं फिर कैसी बहू ढूंढ कर दी है? अबूजान ने मुंह बनाते हुए कहा, बस जिंदगी में यही एक काम अच्छा किया है। और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी वक्त फुप्पो जान ने अंदर आकर खाने का पूछा। फुप्पो जान भिजवा दें खाना और खुद जहमत न करना, घर में कोई और भी तो मौजूद होगा। और कौन है घर में? अब दुल्हन बेटी तो तुम्हें खाना देने आ नहीं सकती। दत्त तेरी की। मैंने माथे पर हाथ मारकर कहा, ठीक है आप ही ले आए।
फूफो जान दो टोक लहजे में बोली, महीना भर तो मैं दुल्हन को किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ठीक है फूफो जान, उसे चढ़ा लो सर पर, मगर बाद में मुझसे गिला नहीं करना। शानी मैं पलवैशा बेटी के खिलाफ दोबारा एक लफ्ज भी न सुनूं तुम्हारे मुंह से। चलें जी, अपनी तो किस्मत ही फूटी थी जो इस लड़की को शादी के लिए ले आया। फूफो जान हंसती हुई बैठक से बाहर निकल गईं। अबू जान भी कहका लगाकर हंस पड़े थे। अबू जान देख ली अपनी बहू की हरकत, एक ही दिन में फूफो जान को मुझसे छीन लिया। पता नहीं आगे क्या क्या गुल खिलाएगी। ठीक ही तो कह रही थी तुम्हारी फूफो। अबू जान ने भी फूफो की तरफदारी में देर नहीं लगाई थी। मैंने मुंह बनाया, यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध। हम तो भाई तरसे हुए थे बहू के लिए। अब इतनी प्यारी बहू अल्लाह पाक ने झोली में डाल दी है तो यकीनन उसी की तरफदारी करेंगे। अदील खान तुम सुनाओ, कब स्कूल जाना है? मैं पलवैशा के छोटे भाई को मुखातिब हुआ। वो मासूमियत से बोला, जब आप कहें लाला। मैं अबू जान को उसके स्कूल में दाखिले का बताने लगा। इसी असना में फूफो जान खाना गर्म करके ले आई और हम खाने को जुट गए। खाने के बाद फूफो जान मेरे सर हो गई कि उन्हें शॉपिंग के लिए शहर ले जाऊं, और मैं टैक्सी करवा कर उन्हें शहर ले आया। अदील खान को भी मैंने साथ ले लिया था। इस दौरान हर लम्हा यही एहसास मेरे साथ रहा कि मैं अनदेखी निगाहों के हिसार में हूँ। अगर मेरा गुमान सही था तो मेरे भागने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी। मैंने वक्ती तौर पर इन तकलीफ दे एहसासात को दूर झटका। फूफो जान ने ज्यादातर खरीदारी पलवैशा के लिए की थी। दर्जन भर सूट, ज्वेलरी, जूते, मेकअप का सामान और भी जाने क्या क्या। पलवैशा एक ही दिन में फूफो जान के दिल पर काबिज हो गई थी। वो थी ही ऐसी शौक और चंचल और दिल मोह लेने वाली। शाम की अजान तक हम वापस लौट आए थे। पलवैशा की फरमाइश के मुताबिक मैंने सोने के कंगर में खरीद लिए थे। अगले दिन बाद नमाज ज़ोहर हमारा निकाह था और शाम को रुखसती थी। रुखसती क्या, बस फूफो के कमरे से पलवैशा को मेरे कमरे में आना था। मुझे सचमुच यूं लग रहा था जैसे उसने पहली बार मेरी जिंदगी में आना हो। शादी की रस्मों ने मेरे दिमाग से उस खतरे को वक्ती तौर पर महव कर दिया था जिसकी तलवार पिछले 2 दिन से मेरे सर पर लटक रही थी। शादी में मेरी साबका बीवी माहीन के वालिद चचा हशमत और उनके दोनों बेटों ने शिरकत की थी। निकाह के बाद उन्होंने बड़े खलूस से मुझे मुबारकबाद दी थी। माहीन के मुतल्लक मुझे पता चला था कि उसकी शादी चंद माह से ज्यादा नहीं चल सकी थी। महीना भर पहले ही उसने अपने दूसरे शोहर ताहिर से तलाक ले ली थी। उनके दरमियान झगड़े की वजह तो मुझे मालूम नहीं हो पाई थी, मगर इतना मैं पहले से जानता था कि ऐसी शादियां कामयाब नहीं हुआ करती। ना माहीन जैसी लड़कियां अच्छी बीवी साबित होती हैं और ना ताहिर जैसे बदकिरदार किसी औरत को उसका सही मकाम दे सकते हैं। जिन मर्दों के नज़दीक औरत की हैसियत जिनसी खिलौने से बढ़कर नहीं होती, वो औरत का मकाम क्या जाने। हालांकि शक्ल सूरत और जिस्मानी खदोखाल से हट कर भी औरत की एक शनाख्त है। शरीक हयात का मतलब जिंदगी के हर दुख सुख को बराबर बांटना, हर अजियत को 2 हिस्सों में तकसीम करना, हर खुशी पर यकसां हक जताना होता है। किसी को पसंद करना या चाहना तिब्बी मिलान के जेरे असर होता है, लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि शादी के वक्त हर मर्द औरत को अपनी पसंद को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर घर वालों और खानदान के दबाव में आकर कोई दूसरी जगह शादी कर भी लेते हैं तो फिर उस रिश्ते को निभाना चाहिए। किसी मर्द को यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी शरीके हयात को उसका असल मकाम न दे। इसी तरह किसी औरत को भी ये रवा नहीं कि वो शोहर की अमानत में खयानत की मुरतकब हो। शादी हो जाने के बाद बगावत करना बेगैरती और बेहयाई के ज़मरे में आता है। इसीलिए बेहतर यही है कि शादी से पहले ही लड़की या लड़के को अपने बुजुर्गों को एतमाद में ले लेना चाहिए। इसी तरह बुजुर्गों का भी काम बनता है कि वो अपनी औलाद की तरजीहात को मद्देनजर रखें, उनकी पसंद को अहमियत दें, उनके जज्बात की कदर करें, खाली बुजुर्गी की धौंस और बड़ेपन का नाजायज़ इस्तेमाल न करें। बहरहाल कुछ भी था, मुझे माहीन की नाकाम शादी के बारे जानकर खुशी नहीं हुई थी। अलबत्ता ये बात मेरे लिए शुक्र का बायस ज़रूर थी कि मुझे जल्द ही उसकी असलियत मालूम हो गई थी। वरना तो ऐसी औरतें सारी ज़िंदगी अपने शोहर की आंखों में धूल झोंकती रहती हैं और शोहर अपनी आंखों पर बीवी की खिदमत और मोहब्बत की पट्टी बांधे कब्र में जा उतरता है। निकाह की सुन्नत मस्जिद ही में अदा की गई थी। उसके बाद तकमील सुन्नत में अबू जान ने चवारे भी फेंके कि ऐसे मौके पर हाजरीन की तरफ चवारे उछालना सुन्नत है। वापसी भर में बैठक में आकर बैठ के मुझे रात तक वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे पलवैशा कई सालों से मुझसे दूर हो। उसके साथ ही मेरी छठी हिस्स भी रह कर किसी अनहोनी का ऐलान करने लगी। असर की नमाज भी हमने मस्जिद में अदा की थी। नमाज अदा करके हम दोबारा बैठक में आ गए थे। घर के अंदर से औरतों, लड़कियों और बच्चों का शोर एक तसलसल से सुनाई दे रहा था। नारों की गूंज से पता चल रहा था कि ढोलक की थाप पर लड़कियां बालियां रक्स वगैरह भी कर रही थीं। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत लेकर वापस जा रहे थे। अचानक बैठक के अंदर 2 अजनबी दाखिल हुए। मैं उस वक्त इत्तेफाक से दरवाजे ही की तरफ मुतवज्जा था। उनकी अकाबी आंखें पुरएतमाद अंदाज और होंठों पर खिलती धीमी मुस्कुराहट मुझे लर्जा गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे महसूस हुआ था कि गुज़िश्ता 2 दिन से मेरे अंदर पलने वाले अंदेशे सच साबित होने जा रहे थे। वो दाएं बाएं से बेनियाज सीधा मेरे करीब पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, क्या हाल है? करीब आते ही उनमें से एक किसी पुराने शनासा की तरह मुझसे मुखातिब हुआ।
मैं वालेकुम अस्सलाम कहकर खड़ा हुआ और दोनों से मुसाफा करके उन्हें बैठने की दावत दी। उस वक्त मेरे साथ चारपाई पर अवैस और एक दूसरा दोस्त बैठा था। उन्होंने एक तरफ होकर उन दोनों को बैठने की जगह दी। शादी मुबारक हो ज़ीशान भाई। इस मर्तबा दूसरा आदमी मुझे मुखातिब हुआ। खैर मुबारक, शुक्रिया। मैं थूक निकलते हुए बोला, मेरा नाम खुरम है और ये अरसलान है। उसने अपना और साथी का तारुफ करवाया, लेकिन इतना तो मुझे भी यकीन था कि वो दोनों फर्जी नाम थे। हुक्म करे खुरम भाई। गो मैं उनका मतमाए नज़र जानता था कि फिर भी पूछना जरूरी समझा। खुरम गला घंकारता हुआ बोला, इस खुशी के मौका पर हम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। एक इमरजेंसी की वजह से आपको इसी वक्त यूनिट में हाजिर होना है। मैं उससे इमरजेंसी से वाकिफ था। वो मेरी इज्जत रखने के लिए मुझे बाकायदा गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। अगर मैं उनके साथ जाने से इनकार कर देता तो यकीनन वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाते, लेकिन मैं इतना अहमक नहीं था कि ऐसी बेवकूफ़ी करता। अलबत्ता नरमी से इजाज़त लेने में कोई मुज़ायका नहीं था। मैंने नपे तुले अल्फाज में पूछा, अगर सुबह तक रुकने की इजाज़त मिल जाए तो शुक्रगुजार रहूँगा। यकीनन ऐसा ही होना चाहिए था, मगर जो हकामात मिले हैं उसके मुताबिक आपके पास आधे घंटे का वक्त है। शाम की अजान से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस मरतबा भी खुरम ही ने जवाब दिया था। शायद सीनियर वही था। मैंने इजाज़त तलब करने के अंदाज में पूछा, ठीक है, मैं घर वालों से इजाज़त लेकर आता हूँ। खुरम ने एतमाद भरे अंदाज में इजाज़त देते हुए कहा, जी भाई, बता दिया ना, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। मेरे जाने की बात अबू जान के पास भी पहुंच गई थी। वो फौरन करीब हुए और वजह दरियाफ्त करने लगे। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अबू जान कोई ज़रूरी काम आन पड़ा है, इसलिए बड़े अफसर ने मुझे फौरी तौर पर बुलवाया है। उसी वजह से उसने सरकारी गाड़ी भी भेजी है। आप फिक्र न करें, उम्मीद है चंद दिनों तक मैं लौट आऊँगा, मगर 1-2 दिन के बाद भी तो जाया जा सकता है बेटा। अबू जान मुतर्रज़ हुए। अबू जान, इसी का नाम फौज है। अगर मुझे फिलफौर हाजिर होने का हुक्म दिया है तो कोई वजह होगी। खाली तंग करना तो मकसद नहीं है ना किसी अफसर का। मेरे लहजे के उतार चढ़ाव और चेहरे के तासरात में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि अबू जान ने इसरार नहीं किया था। मैंने एक छोटे लड़के को भेजकर फूफो जान को दरवाजे पर बुलाया और कहा कि पर्दादार ख़वातीन को पर्दा करने का बता दें, मैं घर के अंदर आ रहा हूँ। उन्होंने हैरानी से पूछा, कोई ज़रूरी काम था बेटा? हाँ फूफो, पलवैसा से मिलना है, मुझे इमरजेंसी में वापस जाना पड़ रहा है। क्या मतलब वापस जाना पड़ रहा है? वो शशदर रह गई थी। फूफो जान कह तो दिया है कि इमरजेंसी है, ज़्यादा सवाल जवाब का वक्त नहीं है, मैंने फ़ौरन जाना है। फूफो जान बादल नख्वास्ता सर झटकती हुई अंदर घुस गईं। 1-2 मिनट इंतजार करने के बाद मुझे भी अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। मैं सीधा दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा। फूफो जान ने वहाँ मौजूद खवातीन को बाहर निकाल दिया था। उस वक्त दूल्हे का दुल्हन के कमरे में जाना सबके लिए अचंभे का बाइस था, मगर मेरे पास उनकी हैरानी दूर करने का वक्त नहीं था। मेरे अंदर दाखिल होने की आड़ सुनते ही पलवैसा घूंघट उठाते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही एक लम्हे के लिए मैं सारी परेशानियां भूलकर उसे मबहूत होकर देखने लगा। रवायती दुल्हन का रूप धारे वो तख्ते हुस्न पर विराजमान ऐसी मलका की तरह लग रही थी कि जिसके सामने जन्नत की हुरें कोहकाफ की अप्सराएं और दुनिया की तमाम हसीनाएं हाथ बांधे खड़ी हूँ। उसके जिस्म पर सजे जेवरात जरूर अपनी खुशकिस्मती पर रिश्क कर रहे थे। राजू, क्या हुआ? खाला जान कह रही हैं आपने अभी वापस जाना है। वो जिसे मैंने जिंदगी के किसी मरहले में खौफजदा नहीं देखा था, उस वक्त मुझे सहमी हुई छोटी सी बच्ची लग रही थी। सब ठीक हो जाएगा राजू की जान। मैंने उसे बाजू के घेरे में लेकर तसल्ली देने की कोशिश की, मगर अपने लहजे में एतमाद का फकदान खुद मुझे बुरी तरह खुल रहा था। वो तो पलवैसा थी जो मेरे दिल में छुपे ख्यालात को बगैर बताए जान जाया करती थी। राजू, मुझे डर लग रहा है। मेरी छाती पर सर रखते हुए कराही, गलतफहमियां ज्यादा अरसा तक बरकरार नहीं रह पाएंगी चंदा। मैं इंशाल्लाह जल्द ही लौट आऊंगा। मेरा ख्याल है अल्बर्ट ब्रोक ने मेरी वीडियोस एजेंसियों तक पहुंचा दी हैं। अभी एजेंसी के आदमी ही मुझे लेने आए हुए हैं, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं। ना तो मैं मुजरिम हूँ और ना हमारी एजेंसियां इतनी अहमक हैं कि दुश्मनों की चाल को समझ न पाएं। उसने सिसकते हुए कहा, मैं आपके साथ जाऊंगी। पागल ना बनो चंदा, घर वालों को कौन तसल्ली देगा? और तुम अपने सरदार भाई को फोन करके मेरी खैरियत मालूम कर लेना। मैं उसका मोबाइल नंबर तुम्हें लिख कर दे देता हूँ। वो मिसर हुई राजू, आप मुझे साथ ले जाए ना। मैं मुतलका ऑफिसर से बात करके उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करूंगी। छोड़ो इस बहस को, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। बस मेरे बाद मेरे अब्बू जान और फूफो जान का ख्याल करना। और देखो मैं अपनी चंदा के लिए कितने प्यारे कंगन लाया हूँ। मैंने जेब से खूबसूरत कीमती कंगन निकाल कर उसकी रेशमी कलाइयों में पहना दिए। वो बेआवाज आंसू बहाने लगी। यकीनन तुम्हारे आंसू मुझे इतनी तकलीफ दे रही हैं जितनी किसी को आलमे निज़ा में हो सकती है। राजू, अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी पलवैसा जिंदा नहीं रह पाएगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा पगली, अगर हम दोनों भाग जाएं। उसने उम्मीद भरे लहजे में तजवीज़ पेश की। बेवकूफ़ों वाली बात न करो। ऐसा करके मैं खुद पर लगे इल्ज़ामों को सच्चा साबित नहीं करना चाहता। मैंने पलवैसा को समझाने की कोशिश की, हालांकि खुद मेरा दिल भी यही कर रहा था वहां से निकल भागूं। लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत थी कि इस वक्त मैं ISI के घेरे में था और उनसे कोई बाइद नहीं था कि इस वक्त ISI के चंद अरकान औरतों के रूप में बुर्का ओढ़े
इस कमरे के गिर्द मेरे मुंतजिर होते। भागकर अपने लिए सख्तियां बढ़ाने से बेहतर था कि मैं आराम से गिरफ्तारी दे देता, और मैंने यही किया। बड़ी मुश्किल से मैंने पलवैशा को राजी किया। वो बार बार रोने लगती। वो एक ही रट लगा रही थी कि उसे डर लग रहा है। वो डरा हुआ तो मैं भी था। अगर कोई हौसले की बात थी तो वो ये थी कि मेरा दामन किसी भी किस्म की गद्दारी और जुर्म से पाक था। अलबत्ता ये मालूम नहीं था कि मेरी बेगुनाही कितने अरसे में साबित होती। मैंने तो ये मंसूबा बनाया हुआ था कि पलवैशा को घर में पहुंचाकर अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने जाता, मगर उससे पहले ही ये मुसीबत टूट पड़ी थी। पलवैशा से अलविदाई मुलाकात करके मैंने उसे सरदार का मोबाइल नंबर लिख कर दिया और कमरे से बाहर निकल आया। फूफो जान मेरी मुंतजिर थी। उन्हें जल्द लौटाने का कहकर मैं घर से निकल आया। बैठक में अबू जान और चंद दूसरे अहबाब से हशाश बिशाश अंदाज में मिलते हुए मैं खुर्म और अरसलान के पास आ गया। चले भाई। सख्त परेशान होने के बावजूद मैंने बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज अपनाया हुआ था ताकि किसी को मेरी परेशानी के बारे मालूम न हो जाए। वो दोनों अस्बात में सारी लाते हुए मेरे साथ चल पड़े। हमारे दरवाजे पर ही एक काले शीशों वाली डबल कैबिन खड़ी थी जिसकी बाड़ी में 3 आदमी बैठे हुए थे। मैं खुर्म और अरसलान के दरमियान अकबी निशिस्त पर बैठ गया। अगली सीट पर पहले ही से 2 आदमी मौजूद थे। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और हम गाँव से बाहर की तरफ चल पड़े। बड़ी सड़क पर आते ही अरसलान नामी आदमी ने जेब से एक काले रंग का कपड़ा निकाला और मेरे सर पर चढ़ा दिया। अब इर्द गिर्द के सारे मंजर अंधेरे में डूब गए थे। गाड़ी काफी देर चलती रही। इस दौरान किसी ने भी बातचीत नहीं की थी। मैं भी खामोश बैठा आने वाले पुरज़ियत लम्हात का सोच रहा था। मैं जानता था कि एजेंसी वाले मुल्क दुश्मनों के लिए कैसे जल्लाद का रूप धारते हैं। गो मैं मुल्क दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरे खिलाफ जो सबूत मौजूद थे वो मुझे मुल्क दुश्मन साबित करते थे, और मेरा बेगुनाह होना मेरे कहने से तो साबित नहीं हो सकता था। एजेंसी का अपना तरीकाकार था और अब न जाने उन्होंने किस तरीके से मेरी बेगुनाही का यकीन करना था। हमारा सफर चंद घंटे जारी रहा। इस दौरान गाड़ी ने कई मोड़ काटे थे। मेरा अंदाजा यही था कि हम रावलपिंडी शहर में दाखिल हुए थे, लेकिन यकीन से कुछ कहना मुश्किल था। ट्रैफिक और लोगों के मिले जुले शोर से किसी शहर के बारे अंदाजा लगाना मुश्किल था। गाड़ी के रुकने पर भी उन्होंने मेरे सर से कपड़ा नहीं उतारा था। मेरी दाई जानब अरसलान बैठा था। उसी ने मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा और एक जानब आगे बढ़ गया। उसकी मईत में चलते हुए मैंने 2-4 मोड़ काटे, 2 बार सीढ़ियां उतरी और फिर मेरे सफर का इख्तिताम हो गया। मेरे सर से कपड़ा उतारा गया। वो हर किस्म के सामान से आरी कमरा था। बस एक कोने में लकड़ी का तख्ता नस्ब था जो जमीन से फुट भर ऊंचा था। उस पर एक कंबल बिछा था और सफेद रंग का तकिया पड़ा था। मैंने सरसरी निगाह उड़ाकर कमरे का जायजा लिया। मेरे साथ वहां तक अकेला अरसलान ही आया था। मेरी जामा तलाशी लेकर उसने मेरी जेबों से तमाम चीजें निकालकर एक मोमी लिफाफे में डाली और खामोशी से बाहर निकल गया। जाते हुए लोहे का मजबूत दरवाजा बाहर से बंद कर गया था। यकीनन उनकी जिम्मेदारी मुझे वहां तक लाने की थी। पूछगछ के लिए किसी और ने वहां आना था। मैं लकड़ी के फट्टे पर लेट गया। मेरी किस्मत में इंतजार ही की जहमत लिखी थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे लिए खाना लेकर आ गया था। वो अकेला था और बगैर किसी हथियार के था। कमरे में कोई मेज वगैरह तो मौजूद नहीं थी। उसने खाने की ट्रे मेरे सामने बिस्तर पर रखी और कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। भूख न होने के बावजूद मैंने चंद नवाले जहर मार किए और गुस्लखाने में घुसकर वुजू करने लगा। शाम की नमाज सफर की नजर हो गई थी। शाम की कज़ा नमाज पढ़कर मैंने इशा की नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गया। काफी देर करवटें बदलने के बाद ही मैं सोने में कामयाब हो सका था। देर से सोने के बावजूद सुबह जल्दी मेरी आंख खुल गई। घड़ी वगैरह की गैर मौजूदगी में मैं वक्त का अंदाजा तो नहीं कर सकता था। बस अंदाजे ही से नमाज अदा की और दोबारा लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए नाश्ता आ गया और फिर मैं नाश्ते से बमुश्किल फारिग ही हुआ था कि दरवाजा खोलकर एक आदमी प्लास्टिक की कुर्सी उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। कुर्सी उसने मेरी चारपाई के सामने रखी और नाश्ते के खाली बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के चंद लम्हे बाद कदमों की आहट हुई। आने वाली शख्सियत को देखकर मैं हैरत से उछल पड़ा था। वो मेजर औरंगजेब था। मैं बेइख्तियार खड़ा हो गया। बैठो। कुर्सी पर निशिस्त संभालते हुए वो संजीदा लहजे में बोला। उसके चेहरे पर शनासाई की हल्की सी रमक भी मौजूद नहीं थी। मैं आहिस्तगी से बैठ गया। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो बगैर किसी तमहीदी जुमले के बराह रास्त मतलब की बात पर आ गया। तो ऐसा करने की वजह क्या थी? अपनी महबूबा की जान बचाना, डॉलर्स या ग्रीन कार्ड का हसूल? मैं नुपतुल अल्फाज में बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, असल कहानी कोई और है। उसने कहा तो शुरू हो जाओ। मुझे मालूम नहीं था कि सरदार ने मेरे जाने के बारे उन्हें क्या बताया था, लेकिन मैं उस वक्त सच के अलावा कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे बयान का हल्का सा तजाद मेरी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनता। लम्हा भर सोचकर मैंने अपने दिफा में वाकयात को तरतीब दिया और फिर उस वक्त से बात शुरू की जब सरदार खान और मैंने बच्चा नराए जाना था। पलवाशा का अपनी माँ और भाई की वजह से मुझे पकड़वाना, मेरा अल्बर्ट बरोक के हाथों
धोखा खाना, वीडियो क्लिप्स की हकीकत, पलवैसा का मुझे बचाने के लिए लौटना, सरोवर खान की मौत और मेरी घर वापसी तक मैंने तमाम जरूरी बातें औरंगजेब साहब के गोश गुजार कर दी। इस दौरान उसने मुझे टोकने या किसी किस्म के सवाल की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरी बात खत्म होते ही वो कहने लगा, तुमने रहा होते ही डी ब्लॉक में राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की? या मैंने तुम्हें अल्फा 2 यानी सबील खान से राब्ता करने का कहा था, उसे भी तुमने अपनी रिहाई की बाबत नहीं बताया, क्योंकि मैं अपनी रिहाई के सबूत हासिल करके ही आपसे राब्ता करना चाहता था। जानते हो, हमारे जराए ने यह बताया है कि तुमने सनोवर खान को अपने अमरीकी आकाओं के कहने पर कत्ल किया है। सनोवर खान की अमरीकियों से कोई अनबन हो गई थी और उन्होंने तुम्हारे जरिए उसका कांटा निकाल दिया। अल्बर्ट ब्रोक वाकई बहुत खबीस शख्स था। सनोवर खान का कत्ल, जिसकी बदौलत मुझ पर गद्दारी का इल्जाम हल्का हो सकता था, वो उसे भी मेरी मुखालफत में इस्तेमाल कर चुका था। सर, अमेरिकन मेरी निशानाबाजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उन्होंने मेरे हाथों से सनोवर खान को मरवाना होता तो मैंने स्नाइपर राइफल से उसे खत्म किया होता, जबकि अब जानते हैं हकीकत उसके बरक्स है। उसे पलवैसा और मैंने उस वजह से कत्ल किया कि उसने पलवैसा को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी माँ और भाई को हबस बिजा में रखा, पलवैसा को तशद्दुद का निशाना बनाया और सबसे बढ़कर वो दहशतगर्द था और उसे खत्म करने का हुक्म मुझे पहले से मिल चुका था। उसे खत्म करने का बाकायदा हुक्म तुम्हें किससे मिला था? आपसे। मैंने कब कहा कि सनोवर खान को कत्ल करो? जब कबील खान को कत्ल करने का हुक्म आप दे सकते हैं, उसके जानशीन जहादाद के कत्ल पर मुझे शाबाश दे सकते हैं, तो सनोवर खान भी तो उसी किरदार का मालिक था होगा, लेकिन बाकायदा हुक्म नहीं दिया गया था। तुम्हें आखिरी हुक्म वच्चन राय पहुंचने का मिला था, जिस पर तुमने अमल नहीं किया और एक लड़की की खातिर अपने फर्ज से गाफिल हो गए। तुम्हारा कोर्ट मार्शल होने के लिए इतनी वजह काफी है, लेकिन तुमने सिर्फ अपने फर्ज से गफलत नहीं बरती, बल्कि तुम पर गद्दारी का इल्जाम लगा हुआ है, जिसके ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तुमने पाक आर्मी के कई जवानों और अफीसर्स को शहीद करने का एतराफ किया है, उसके लिए रकम वसूल की है। अब तुम्हारा यह कहना कि वो फक्त एक ड्रामा था, तो ये बात कोई भी नहीं मानेगा। सर, ये मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका में कोर्स के दौरान भी उन्होंने मुझे वर्गलाने की कोशिश की थी और फिर मुझे अपने दोस्त सरदार की खातिर उनका काम करना पड़ा। मैं उसे अमेरिका में होने वाले वाकयात सुनाने लगा। ये सारी बात सरदार मुझे बता चुका है और ये बात तुम्हारे किरदार को और मशकूक कर रही है। कर्नल कॉलिन फील्ड ने तुमसे पहली मुलाकात में इसी बात का हवाला दिया है कि अल्बर्ट ब्रोक अमेरिका ही में से तुम्हें अपने लिए काम करने पर माइल कर चुका था और तुमने नामालूम वजूहात की वजह से कुछ मोहलत तलब की थी। इस तरह सरदार खान के बकौल वहां अमेरिका में भी तुम अकेले अकेले ही उनसे मुलाकातें भी करते रहे और उनके लिए काम भी करते रहे। सरदार को वही मालूम है जो उसने तुम्हारी जुबान से सुना। बाकी वापसी पर तुम्हारे अकाउंट में काफी भारी रकम भी जमा की गई। एक सिपाही के लिए $50,000 कोई मामूली रकम नहीं होती। वो रकम मुझे स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन लेने पर बतौर इनाम मिली थी। उसने मुंह बनाया, किसी कोर्स में अव्वल पोजीशन लेने पर इतनी रकम नहीं मिला करती। यूं ही सही, मगर आपको बता चुका हूं कि मैंने वहां एक यहूदी को भी कत्ल किया था। शायद वो रकम उसका इनाम हो। बहरहाल मेरे हवाले वो स्नाइपर कोर्स में अव्वल पोजीशन हासिल करने का इनाम बता कर की गई थी। तुमने वापसी पर अपनी यूनिट के कमांडिंग अफीसर्स को अमेरिका में होने वाले हादसा की इतला क्यों नहीं दी थी? क्योंकि मेरे ताईं वो एक हादसा था जिससे हम दोनों बखैरो आफियत गुजर चुके थे। उसके साथ मुझे यह भी डर था कि शायद मेरा अमरीकियों के लिए काम करने वाला फैसला गलत हो और कमांडिंग अफीसर उस पर कोई सजा देते। सरदार और तुमने एक और गलत काम ये किया कि पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखने के बावजूद दहशतगर्दों से छीने हुए हथियार मुजाहिदीन के हवाले करते रहे हो, जो पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। इस मामले में आर्मी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाक आर्मी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ काम करने वाले किसी फर्द की मदद करने के हक में नहीं। ना कश्मीर में काम करने वाले मुजाहिदीन को आर्मी कोई मदद देती है और ना अफगानिस्तान के महाज पर अमेरिका या शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ मुजाहिदीन की मदद करती है। और तुमने आर्मी से ताल्लुक रखने के बावजूद ऐसी हरकत क्यों की? सर, एक तो हम सर छुपाने के लिए मुजाहिदीन के ठिकाने इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरा हमारा जाती फेल था। इस जमन में हमने ना तो पाक आर्मी का हवाला दिया और ना मुजाहिदीन ने हमें पाक आर्मी का समझते हुए हमसे ये हथियार वसूल किए। अलबत्ता हमारे इस फेल से ये जरूर साबित होता है कि हम अमेरिका के मफाद नहीं बल्कि उसके खिलाफ कम कर रहे थे। देखो जीशान, ये बात तुम्हारे हक में बिल्कुल ही नहीं जाती, क्योंकि जो आदमी वतन से गद्दारी कर सकता है वो किसी के लिए भी मुखलिस नहीं हो सकता। ऐसा शख्स दोगला होता है और अपने मफाद के लिए किसी काम में आर महसूस नहीं करता। तुम्हारे इस फेल से तुम्हारी गद्दारी और भी वाज़ेह होती है। अलबत्ता सरदार खान को इस मामले में बेकसूर माना जा सकता है कि सीनियर होने के बावजूद वो तुम्हारे अहकामात ही किताबें फरमान रहा है। इस मर्तबा मैं उसकी बात का जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर गया कि इतने सबूतों के जवाब में मेरे पास ले दे के अपना नाकिस हवाला था और अपने बारे अपनी ही गवाही दुनिया की कोई अदालत तस्लीम नहीं करती। मुझे खामोश पाकर उसने एक मर्तबा फिर जुबान खोली। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 हफ्ता है, क्योंकि तुमसे पूछगिछ के लिए मुझे 1 हफ्ता की मोहलत दी गई है। अगर इस दौरान तुम अपने जराइम का इतराफ कर लेते हो तो ठीक, वरना इसके बाद तुम्हें स्पेशल ब्रांच के हवाले कर दिया जाएगा और बात मेरे हाथों से निकल जाएगी। मैं खौफ खाए बगैर 2 टोक लहजे में बोला, जो हकीकत थी वो मैंने बता
बता दी है सर। सिर्फ तुम्हारा कह देना काफी नहीं है, कोई सबूत है तो पेश करो। सबूत के लिए मेरी गुज़िश्ता कारकर्दगी के अलावा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, तुमने शुरू दिनों में दावा किया था कि एक अमेरिकन स्नाइपर तुम्हारी गोली का निशाना बना है, जिससे तुम्हारे हाथ बैरेट M107 गलाक पिस्टल, एक कीमती घड़ी और भी काफी चीजें हाथ लगी थी। इतना कहकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, क्या वो सामान वाकई में किसी स्नाइपर को हलाक करने के बाद तुम्हारे हाथ लगा था या अमरीकियों ने अपने एजेंट के हवाले जरूरत का सामान किया था? मेरे चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट जाहिर हुई। उसका गवाह तो सरदार खान की सूरत में मौजूद है। नहीं, मेजर औरंगजेब ने नफी में सर हिलाया। सरदार खान के कहने के मुताबिक जब तुमने मुखालिफ पहाड़ी पर मौजूद स्नाइपर को हलाक कर दिया था तो बाइसरार इस पहाड़ी की तरफ गए थे और वहां से लौटते वक्त तुम्हारे पास वो तमाम सामान मौजूद था। अजीब इत्तेफाक था कि मेरे मुखलस दोस्त की बताई हुई सही बातें भी मेरे खिलाफ गद्दारी के इल्जाम को तकवीयत दे रही थी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। दोबारा बता दूं कि मेरे पास एक हफ्ते का वक्त है, आखिरी दिन आऊंगा। अगर कुछ कहना हो तो ठीक, वरना मैं तुम्हें मुतलका लोगों के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तलब कर लेना। मैं भी उसके एहतराम में बिस्तर से उठते हुए बोला, सरदार खान से मुलाकात हो सकती है, उस तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा, कहकर औरंगजेब साहब वहां से निकल गए। अगला हफ्ता मैंने कैद तन्हाई में गुजारा था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इस दौरान किसी ने भी मुझसे बातचीत की कोशिश नहीं की थी। बस औरंगजेब साहब का एक ही पैगाम मुझ तक पहुंचा था कि सरदार छुट्टी पर था और उसका मोबाइल फोन बंद मिल रहा था। एक हफ्ते बाद औरंगजेब साहब दोबारा मेरे सामने मौजूद थे, मगर मेरे पास उसे बताने के लिए कोई नई बात मौजूद नहीं थी। चंद लम्हे मुझे सवालिया नजरों से घूरने के बाद उसने लब खोले, चलने की तैयारी करो। मैंने मुंह खोले बगैर असबात में सर हिला दिया। इरफान, उसने पीछे मुड़कर किसी को आवाज दी। जी सर, कहते हुए एक जवान अंदर दाखिल हुआ। उसने मेरे हाथ पुष्ट की तरफ मोड़कर हथकड़ी लगाई और मेरे सर पर काले रंग का कपड़ा चढ़ाकर मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले जाने लगा। अपने साथ चलाते हुए वो मुझे तहखाने से बाहर लाया। तहखाना में इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सीढ़ियां चढ़ना पड़ी थी। चंद मोड़ मुड़ने के बाद गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसने मुझे गाड़ी की सीट पर बिठा दिया। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। ट्रैफिक का शोर एक तसलसल से मेरे कानों में पहुंच रहा था। घंटा डेढ़ चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक का शोर कम हुआ। गाड़ी का बार बार रुकना भी मौकूफ हो गया था और उसकी चाल में रिदम आ गई थी। अचानक गाड़ी रुकी और किसी ने मेरे सर पर से वो काला कपड़ा खींचा। वो मेजर औरंगजेब ही था। मेरे सर से कपड़ा उतार कर उसने मेरी हथकड़ी खोली और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी उस वक्त मोटरवे पर चल रही थी। हम रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जा रहे थे। मेजर औरंगजेब ने दुखी लहजे में कहा, ज़ीशान, माजरत खा हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। जानता हूँ सर। मेजर साहब को जिम्मेदार ठहराना किसी भी तौर मुनासिब नहीं था। वैसे तुमने घर आने की गलती कैसे कर ली? मैं पलवशा को घर छोड़कर अफगानिस्तान जाना चाहता था। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि सरदार खान और तुम्हारी नई नवीली दुल्हन परसों वजीरिस्तान के लिए निकल गए हैं। सरदार खान महीना छुट्टी पर है और अपनी छुट्टी वो तुम्हारी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने में गुजार देगा। मगर पलवशा, मैं गड़बड़ा गया था। जी, ये सारा मंसूबा उसी का है। वो तो अकेली ही रवाना हो रही थी, मगर सरदार खान ने उसे अकेले जाने की इजाजत न दी और खुद भी उसके साथ रवाना हो गया। आपको कैसे पता चला? सरदार खान की परसों मुझसे बात हुई थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो कहने लगा कि वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता और पलवशा किसी सूरत रुकने को तैयार नहीं थी। मैंने परेशानी के आलम में खुद कलामी की। पता नहीं अबू जान ने उसे कैसे जाने की इजाजत दी। ये अल्फाज मेरे होठों पर थे कि औरंगजेब साहब के हाथों में स्टीयरिंग लहराया और कार सड़क से उतरकर तेजी से ढलान में उतरी। आगे एक कीकर का बड़ा दरख्त खड़ा था। उसके मजबूत तने से टकराकर कार एक जानब मुड़ गई। औरंगजेब साहब का सर जोरदार अंदाज में स्टीयरिंग से टकराया था। मैंने भी डैशबोर्ड पर हाथ टिकाकर बमुश्किल अपना सर डैशबोर्ड से टकराने से रोका। सर, अब ठीक है? मैंने औरंगजेब साहब को संभालना चाहा। मैं ठीक हूँ जवान। उसने मानी खेज मुस्कुराहट से मेरी जानब देखा। ऐसी सूरत हाल का फायदा न उठाना बेवकूफी होती है। क्या मतलब सर? क्या तुम पलवैसा और सरदार खान के पीछे जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं ढूंढना चाहते? मगर आप, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बुरा ड्राइवर हूँ कि ब्रेक ही नहीं लगा सकता? उसकी बात सुनकर एकदम मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। ये सब उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। शुक्रिया सर। उसका मुतमाइन नजर जानते ही मैंने उसका हाथ थाम कर मुसाफा किया और कार से बाहर निकल गया। ये कुछ रकम भी लेते जाओ और घर का रुख न करना। उसने जेब से बटुआ निकालकर चंद बड़ी मालियत के नोट मेरी जानब बढ़ाए और उसके साथ ही कमर से बंधा भरा हुआ पिस्तौल माँ खाली मैगजीन के मेरी जानब उसने बढ़ा दिया था। उसका एहसान शुक्रिया से बहुत बड़ा था। मैं रकम और पिस्तौल पकड़कर वहां से भागते हुए दूर जाने लगा। मुझे जल्द अज जल्द वजीरिस्तान पहुंचना था। जिस पलवैसा की हिफाजत के लिए मैंने घर आने का खतरा मोल लिया था, वो मोहतरमा मेरे लिए दोबारा खतरों में कूद पड़ी थी।